हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, मेगा पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूजीसी नेट कॉमर्स के पिछले 3 सालों के प्रीवियस ईयर के सवाल इस सीरीज में आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं। आज जो यूनिट आपके साथ डिस्कस होने वाला है वो है जी इनकम टैक्स का। तो देखने वाले इनकम टैक्स में हर एक टॉपिक से क्या क्या सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट से आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको एवरेस्टडी क्लासेस के कोर्सेज की जानकारी भी दे देते हैं। तो यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। तो आप कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी कन्वीनियंस के, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको करनी है केवल प्रैक्टिस तो आप केवल और केवल टेस्ट सीरीज में या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं। अभी एग्जामिनेशन पास है बट डिस्काउंट्स काफी ज्यादा हैं, तो आप इन कोर्सेज को चेकआउट कीजिएगा। डिटेल्स हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपकी लास्ट मिनट रिवीजन और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अभी हमने यहाँ पे एक रैपिड रिवीजन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है जिसमें आपकी कॉमर्स और मैनेजमेंट की रिवीजन क्लासेस आपको मिल जाएंगी और साथ में प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इस कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। काफी नॉमिनल प्राइस में ये कोर्स आपके लिए हमारी वेबसाइट और ऐप पे अभी अवेलेबल है। प्यारे दोस्तों, अगर बात करें इनकम टैक्स की तो यहाँ पे कौन से टॉपिक्स है जो जिनसे एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं, लिस्ट आपके सामने। बेसिक कंसेप्ट्स आपके इनकम टैक्स के रेजिडेंशियल स्टेटस से जुड़े हुए काफी सवाल आते हैं यहाँ से। एग्जम्प्टेड इनकम जिसमें एग्रीकल्चर इनकम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। आपके इनकम के जो अलग अलग हेड्स रहते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, काफी सवाल बनेंगे यहाँ से। इनकम में जो आपकी डिडक्शंस मिलती हैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एडवांस टैक्स, टीडीएस, क्लबिंग और असेसमेंट प्रोविजंस, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग जिसमें टैक्स अवॉइडेंस, इवेजन, ये सारी टर्म्स भी आ जाती हैं। और इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये वो टॉपिक्स है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट भी है। एक एक करके देखते हैं जी कि कैसे सवाल हमें इन टॉपिक से देखने को मिले हैं हमारे पिछले 3 सालों के यूजीसी नेट कॉमर्स के पेपर में। तो प्यारे दोस्तों, बारी है जी पहले टॉपिक की, वो इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स एंड द रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आइए देखते हैं जी किस टॉपिक में से कैसे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड फॉर अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनकम टैक्स प्रोसीजर्स। अगर आपको इनकम टैक्स प्रोसीजर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक तो पढ़ना ही पड़ेगा, रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, हमारे नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स वगैरह, क्लैरिफिकेशन जो इशू करी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने, वो भी पढ़नी पड़ेगी। जुडिशियल डिसीजन यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा। क्या कंपनीज एक्ट 2013 भी पढ़ना पड़ेगा? नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ इससे। तो ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो ए बी सी डी ऐसी हमें सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो सीधा सीधा इसे अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। सो गाइस, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स हमें यहां पे दे रखी हैं। स्टेटमेंट वन है, असेसी इज ऑलवेज अ पर्सन बट अ पर्सन मे और मे नॉट बी एन असेसी। तो अब इस सवाल को आंसर करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर पर्सन कौन होता है और असेसी कौन होता है। देखो, पर्सन कौन होता है? पर्सन आपके इंडिविजुअल एचयूएफ, यूपी, बीओआई कोई भी हो सकता है। बट क्या सारे पर्सन एसएससी बन जाएंगे? नहीं, सारे पर्सन एसएससी नहीं बनेंगे। एसएससी वही बनेंगे जिनकी इनकम टैक्स लॉ के अंदर कोई ऑब्लिगेशन है, कोई असेसमेंट उनके अगेंस्ट चल रही है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सीधी हो जाती है कि एसएससी तो पर्सन होगा ही होगा, बट पर्सन जरूरी नहीं है कि एसएससी बने, वो एसएससी नहीं भी हो सकता। स्टेटमेंट टू दी कि पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो सीधी सीधी डेफिनेशन ही दे दी, तो आपकी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती हैं और आंसर आपका सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए तो गाइस, यहाँ पे अगला सवाल हमारे पास है, बोयेंसी इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन विच मीन्स। तो आपसे पूछ रहे हैं ये टैक्स बोयेंसी क्या होता है। अब ये तो आपको साइंस में पढ़ाते थे कुछ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसमें कुछ ऐसी बातें होती थी। अब ये टैक्स के अंदर भी ऐसा कुछ कंसेप्ट है क्या? तो ये जो कंसेप्ट है ना, बेसिकली ये आपका इकोनॉमिक्स या फिर पब्लिक फाइनेंस के सब्जेक्ट से स्पेसिफिकली जुड़ा हुआ है, इनकम टैक्स से स्पेसिफिकली जुड़ा हुआ नहीं है। बट फिर भी एग्जामिनर ने उठा के पूछ ही लिया, तो आइए इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। System should be such that the cost of collection is least. Tax obligation of the payer should be well determined. System should be such that the tax revenues has the inherent tendency to increase as the economy grows.
टैक्स बेस शुड बी फेयरली डाइवर्सिफाइड सो द टैक्स बर्डन इज वाइडली स्प्रेड। तो अगर मैं बुओयेंसी का मीनिंग आपको बताऊं टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका रेवेन्यू बढ़ता है, अगर आपका जीडीपी बढ़ता है, अगर आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ है, आपके जीडीपी जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे आपका जो टैक्स है वो भी बढ़ जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ, हमारी जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें बुओयेंसी हमें देखने को मिल रहा है। जीडीपी हमारा 2% से बढ़ा, टैक्स कलेक्शन हमारी 5% से बढ़ गई, तो हाँ, हमें यहाँ पे बुओयेंसी देखने को मिल रही है। टैक्स रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाना चाहिए जैसे आपका इकोनॉमी ग्रो हो रहा है। तो आपका जो यहाँ पे स्टेटमेंट सही बनता है वो बनता है सी वाला, और इसीलिए जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा सी आपका, सॉरी सी ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल है, रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इज डिटरमाइंड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हम जो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं वो किसके लिए डिटरमाइन करते हैं? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, अकाउंटिंग ईयर, बोथ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो प्यारे दोस्तों, आप रेजिडेंशियल स्टेटस उस साल के लिए कैलकुलेट करते हैं जिसका आपको टैक्स देना है। तो प्रीवियस ईयर का हमें टैक्स पे करना होता है, तो प्रीवियस ईयर के लिए आप रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करते हैं, और इसीलिए इसीलिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। Coming to the next question, which one of the following is not related to income tax in India? तो हमारे इंडिया के इनकम टैक्स से कौन सा नहीं जुड़ा हुआ? तो बहुत ही बेसिक सवाल है, अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है तो आई थिंक आप आसानी से मार्क कर लेंगे। इसके ऑप्शंस दिए हैं, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डियरनेस अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैन नंबर। देखो, अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा तो आपने डीए, एलटीए और टैन ये सब पढ़े होंगे, आपने टिन नहीं पढ़ा होगा। तो टिन इनकम टैक्स से नहीं जुड़ा हुआ है, और ये टिन अगर आपको इंडिया से जोड़ रहे हैं तो आई थिंक इंडिया में सेल टैक्स से आप इसे जोड़ सकते हैं, इनकम टैक्स से तो नहीं जुड़ेगा। बाहर के देशों में भी टिन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इंडिया से ये नहीं जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स से तो इंडिया में नहीं जुड़ा हुआ है, इतना तो पक्का कह सकते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सवाल था, जनरल सवाल था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम रिसीव्ड एंड accrued or arisen outside India from a business which is controlled in or a profession set up in India is taxed in the hands of which of the following? तो सिटीजन, डोमिसाइल, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, ये आपको पॉइंट्स दिए हैं, आपको करेक्ट ऑर्डर पहचानना है। अब देखो, यहाँ पे ऐसा इनकम है जो कि इंडिया से बाहर अक्रू अराइज कर रहा है, तो ऐसा इनकम किसके हैंड में टैक्सेबल होता है? देखो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हैंड्स में तो सभी टैक्सेबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है तो उस केस में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी ये टैक्सेबल हो जाता है। तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यहाँ पे कवर होंगे, सी और डी यहाँ पे कवर होंगे, नॉन रेजिडेंट के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बन जाएगा। चलिए, तो सवाल है जी यहाँ पर, X was appointed on 1st July 2022 as a lecturer in a university. He was continued on 30th April 2023. What would be the duration of the previous year for the assessment year 2023-24 for competition of income under the head salary? अभी यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि अब जुलाई 2022 में लेक्चरर अपॉइंट कर लिया मिस्टर एक्स को, तो बहुत अच्छी बात है, मिस्टर एक्स की नौकरी लग चुकी है, बहुत बढ़िया। बट अभी पूछ रहे हैं कि उनका प्रीवियस ईयर का ड्यूरेशन क्या होगा असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। तो अगर असेसमेंट ईयर आपका 23-24 है तो प्रीवियस ईयर आपका एक इससे पिछला चलेगा, बिल्कुल 22-23 प्रीवियस ईयर आपका होगा। बट यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि पहला जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं या पहली जब आपको सैलरी आती है तो उस केस में आपका जो प्रीवियस ईयर है इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स, यानी कि जब से आपने काम शुरू किया तब से आपका प्रीवियस ईयर शुरू होगा। ऐसी एक्स की जब इंप्लॉयमेंट शुरू हुई 1 जुलाई 2022 से, तब से उसका प्रीवियस ईयर शुरू होगा। तो 1 जुलाई से ये शुरू होगा और 31 मार्च तक प्यारे दोस्तों ये जाएगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। 31 मार्च के बाद तो ये जा नहीं सकता है, 31 मार्च तक ही रहेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। तो आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज एग्जम्प्टेड इनकम्स एंड एग्रीकल्चर इनकम। तो ये भी एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक है, इसमें सेक्शंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं जिसपे कई सवाल आज आप देखेंगे। तो आइए फटाफट से इस टॉपिक के सवालों पे भी अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास है अगला सवाल। तो ये सवाल है मैच द फॉलोइंग का, और ये सवाल सीधा सीधा जुड़ा है आपकी एग्जम्प्टेड इनकम से,
जो कि हमारी आती हैं सेक्शन नंबर 10 के अंदर। तो सेक्शन नंबर 10, इसके अंदर हमारे पास जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं और आप फटाफट से कीजिए इनकी मैचिंग। तो 10(1) हम सभी जानते हैं एग्रीकल्चर इनकम से जुड़ा हुआ है। 10(10)(c) आपका जुड़ा है वॉलंटरी रिटायरमेंट के ऊपर, जो आपको पैसे मिल रहे हैं उस पर जो अमाउंट मिल रही है उससे जुड़ा हुआ है। 10(13)(a) आपका HRA से जुड़ा हुआ है और 10(10)(AA) आपका जो है लीव एनकैशमेंट से जुड़ा हुआ है। और सीधा सीधा आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल बहुत ही सीधा सवाल है। If assessee is engaged in the business of growing and manufacturing tea in India, the non-agriculture income in that case is going to be। तो अगर आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं टी, कॉफी, टोबैको, तो उसके अंदर आपको कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कितनी एग्रीकल्चर इनकम होगी और कितनी बिजनेस इनकम होगी। तो अगर आप टी की ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका एग्रीकल्चर इनकम का पोर्शन होगा 60% और नॉन एग्रीकल्चर यानी कि बिजनेस इनकम का पोर्शन होगा 40%, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि ए आपके रेजिडेंट इन इंडिया है, उनकी एज 60 इयर्स है, उनकी एग्रीकल्चर इनकम है 5 लाख की, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 3 लाख की। हमें निकालनी है उनकी टैक्स लायबिलिटी। अब प्यारे दोस्तों समझने वाली बात तो यह है कि अगर आपकी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों हो जाती है इंडिविजुअल के केस में, तो हमारे पास एक पार्शियल इंटीग्रेशन की जो स्कीम है वो यहां पे अप्लाई कर जाती है। अब ये जो पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम है इसके अंदर क्या बताया गया? इसके अंदर कहा गया कि आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो ये स्कीम आप पे लग जाएगी। अब मिस्टर ए जो हैं उनकी उम्र है 60 साल। अब अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उनकी एग्जम्पशन लिमिट क्या हुई? उनकी एग्जम्पशन लिमिट 19-20 के लिए हुई 3 लाख। क्या उनकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख से ज्यादा है? नहीं, उनकी तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम पूरी पूरी 3 लाख है। तो इस केस में ये पार्शियल इंटीग्रेशन इन पे लगेगा ही नहीं। और इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे इनकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाएगी और हमारी 3 लाख के ऊपर वैसे ही इनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4 नील। चलिए जी, तो अगला सवाल है मैक्सिमम टैक्स फ्री लिमिट फॉर पेमेंट रिसीव्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो आपकी जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर पेमेंट मिल रही है आपको बताना है कि वो कितनी लिमिट तक एग्जेम्प्ट हो सकती है। तो अगर आपने एग्जम्प्टेड इनकम जो सेक्शन 10 में कवर अप की गई है वो वाला टॉपिक ध्यान से पढ़ा हुआ है तो इस सवाल में कोई दिक्कत आनी चाहिए नहीं है। तो सीधी सीधी यहाँ पे जो लिमिट दी गई है वो 5 लाख की दी गई है। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Moving on to the next question, partial integration of the agriculture with non-agricultural income is done in the case of। तो आपकी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम की जो इंटीग्रेशन होती है वो कौन से केस में होती है? देखो आपकी ये एओपी बीओआई के केस में तो होती है, कंपनी के केस में नहीं होती, कोऑपरेटिव सोसाइटी और फर्म के केस में नहीं होती। और आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है हमारे पास, इफ द असेसी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, द एग्रीकल्चर इनकम इन दैट केस शेल बी। तो प्यारे दोस्तों इस केस के अंदर आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है और आपकी जो बिजनेस इनकम है उसको लेकर हमारे पास जो रूल्स अवेलेबल है उसमें बताया गया है कि अगर आप टी की ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 40% आपकी बिजनेस इनकम बन जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगी। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स टू कंप्यूट टैक्स वेयर देयर इज एग्रीकल्चर इनकम आल्सो। तो बेसिकली जब हमें पार्शियल इंटीग्रेशन करना होता है एग्रीकल्चर इनकम का नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ, तो उसमें क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उसको लेकर ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा, एड एग्रीकल्चर इनकम, एड नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंड कैलकुलेट द टैक्स ऑन एग्रीगेट एज इफ सच एग्रीगेट इज द टोटल इनकम। तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेप यही रहता है कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके एक बार टैक्स निकाल लो। दूसरा स्टेप हमारे पास रहता है कि आप एग्रीकल्चर इनकम को जो हमारी एग्जम्पशन लिमिट है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उसमें ऐड करो और फिर टैक्स निकालो। तो बिल्कुल दूसरा स्टेप हमें पॉइंट बी में ही देखने को मिल रहा है कि एग्जम्पशन लिमिट में ऐड करो और टैक्स निकालो। फिर हम क्या करते हैं, जो हमने पहले में टैक्स निकाला था, पहले स्टेप में टैक्स निकाला था, उसे दूसरे स्टेप से माइनस कर देते हैं। तो डिडक्ट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एज कंप्यूटेड फ्रॉम द टैक्स कंप्यूटेड फ्रॉम ए। तो बिल्कुल आपका सी वाला ही तीसरा स्टेप रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कोई रिबेट मिलनी है तो वो ले लेते हैं और फिर अपना फाइनली सेस ऐड कर देते हैं। तो 4 और 5 यही हमारे स्टेप्स यहाँ पे बनने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल सीधा सीधा ए बी सी डी ई वाला बनेगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा।
सवाल है अगला हमारे पास, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया आर फॉलोड इन विच सीक्वेंस। और मुझे लग रहा है ये सवाल ना बार बार एग्जाम में आ रहा है, ऐसा सवाल बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। और यहाँ पे आपको स्टेप्स अरेंज करने हैं करेक्ट ऑर्डर में। सबसे पहले दिया ऐड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट टू नेट एग्रीकल्चर इनकम एंड कैलकुलेट टैक्स, फिर रिबेट की बात हो रही है, हेल्थ सेस की बात हो रही है, add agriculture and non-agriculture income and calculate tax on total income, calculate difference of tax in both computations। देखो यहाँ पे ना हमें पार्शियल इंटीग्रेशन का स्कीम लगाना पड़ता है, और उसमें हम क्या करते हैं, एक बार तो अपनी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को जोड़ लेते हैं और फिर उस पर टैक्स कंप्यूट कर लेते हैं, डी आपका सबसे पहले आ जाता है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम है उसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में ऐड करके टैक्स कंप्यूट करते हैं और इन दोनों का डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हमारा यहाँ पे टैक्स निकल कर आ जाता है, और इसके ऊपर यहाँ पे हमें जो रिबेट है वो कैलकुलेट करनी होती है, और उसके ऊपर हमें हेल्थ सेस यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। तो आपकी जो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी एज पर ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम आप सभी जानते हैं, इनकम टैक्स में काफी कंसेशंस मिल जाते हैं, आपका टैक्स नहीं देना पड़ता। तो कौन सी एग्रीकल्चर इनकम में आएगी, आपको ये बताना है। इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ट्रीज, ग्रास एंड बेम्बू। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपकी स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है ग्रास की, ट्रीज की, और अगर आप उसे सेल कर रहे हैं तो आप उसे एग्रीकल्चर इनकम में कंसीडर नहीं करते हैं। रेंट एंड रेट डिराइव फ्रॉम लैंड। तो यहाँ पे ना इस लाइन को थोड़ा सा इनको और क्लेरिफाई करना चाहिए था, ऐसे नॉर्मल लिख दिया कि रेंट आपको लैंड से मिल रहा है, अब ये तो लिखता है कि एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन हो रहे हैं उस पे। तो अगर ऐसा केस है तब तो ये एग्रीकल्चर इनकम में आती। तो अभी इसे थोड़ा सा साइड पे रख के चलते हैं, आगे की स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केटिंग। देखो, जो भी आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उससे जो भी इनकम आएगी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। बट ऐसा नहीं होता कि आप एज इट इज अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में जाकर बेच देते हैं। जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, कुछ सफाई उसकी करेंगे और फिर जाके आप उसे मार्केट में बेचेंगे। आपका सब्जी वाला जो आपको सब्जी देकर जाता है उसमें थोड़ा बहुत वो कुछ सफाई वगैरह करके प्रॉपर फिर आपको सब्जी देता है। अगर वो बिल्कुल वैसे ही ले आएगा जैसे उगी थी तो शायद आप ना खरीदे उसको। तो थोड़ा बहुत करना अलाउड है, बट अगेन ये मार्केटिंग वर्ड डाल के ना थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर क्रिएट कर दी इन्होंने, तो ये वाला पॉइंट आ सकता है। इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब देखो क्या है कि आपकी कोई लैंड है, अब यहाँ पे इन्होंने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। जो नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो फार्म हाउस होते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड के साथ बनाए होते हैं जहां पे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखते हैं, तो उनकी इनकम को तो एग्जेम्प्ट किया गया है। बट यहाँ पे इसने ना लैंड वर्ड यूज कर दिया। तो लैंड का मतलब तो कोई भी लैंड पे आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखा हुआ है, जैसे कोई भी गोदाम है आपका, तो किसी गोदाम में अगर अगर आप फल सब्जियां रखते हैं तो क्या उस गोदाम का रेंट हम एग्जेम्प्ट कर देंगे? तो ऐसा ऐसा तो नहीं होगा आपका। तो ऐसे तो हर कोई अपने गोदाम की इनकम को एग्जेम्प्ट बना लेगा, तो ऐसा तो नहीं होता, ये अलाउड नहीं होता। तो डी वाला तो अलाउड नहीं होना चाहिए हमारा। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, जैसा भी आपके साथ डिस्कस किया, अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल होती है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ना एग्जामिनर ने कुछ स्टेटमेंट्स को ना अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया, इस वजह से कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट कर दी है। तो ए वाला और डी वाला आई थिंक हम काट सकते हैं, ए वाला तो पक्का से काट सकते हैं, और डी वाला भी अगर काट देंगे तो हमारे पास ऑप्शन 1 बचेगा, विच इंक्लूड्स योर बी वाला पॉइंट, सी वाला पॉइंट और ई वाला पॉइंट, जो कि काफी हद तक एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बन सकते हैं। और आप इसे ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बोलेंगे, एंड दिस इज द ऑफिशियल आंसर गिवन बाय एनटीए। तो आइए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, व्हिच इज हेड्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स लॉ। तो अलग अलग जो इनकम टैक्स के अंदर हमें हेड्स ऑफ इनकम देखने को मिलते हैं, उन पे आपके साथ जो सवाल हैं वो आप डिस्कस किए जाएंगे। काफी बड़ा टॉपिक रहने वाला है, काफी सारे सवाल यहाँ पे आएंगे। आइए एक एक करके सवालों को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, X, an employee of the private company, gets rupees 30,000 per month basic salary and entitled to rupees 1,500 per month as entertainment allowance। आपको बताना है व्हाट आर द डिडक्शन जो कि उन्हें मिलेगी सेक्शन 16 के अंदर अपनी ग्रॉस सैलरी में से इन रिस्पेक्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस से जुड़े हुए आपको टैक्सेबिलिटी के प्रोविजंस पता हैं, तो आप इस सवाल को आसानी से आंसर कर लोगे। अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात जो इस एंटरटेनमेंट अलाउंस से जुड़ी है वो ये है कि केवल हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन्हें इस अलाउंस से जुड़ी रिडक्शन मिलती है और किसी को नहीं मिलती। और पहला जो हमारा सवाल है वो पहली ही लाइन में कह रहे कि एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो इनको डिडक्शन तो यहां पे मिलने वाली है ही नहीं, और आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 नील।
चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का। यहाँ पे हमें कुछ सेक्शन दे रखे हैं और ये सेक्शन आपके जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप पेमेंट करते हैं उसमें आपको जो डिडक्शन मिलती है उससे जुड़े हुए ये आपके सेक्शंस हैं। फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको सेक्शन पता है तो आसानी से आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक्शन 35(2)(a) ये सेक्शन अगर आपको मालूम है कि ये मेरा जुड़ा है IIT से तो आप इसको आसानी से मैच कर लोगे। 35(1)(2)(a) अगर आपको मालूम है कि ये सेक्शन आपका जुड़ा है कि आप किसी कंपनी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए पेमेंट कर रहे हो तो आप इसे 3 से मैच कर लोगे। फिर है 35(1)(3) ये आपका जुड़ा है सोशल साइंसेस की रिसर्च से तो आप इसमें सेकंड से मैच करोगे। और लास्ट में है 35(1)(2) तो ये जो आपका सेक्शन है इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद पेमेंट टू सर्टेन इंस्टीट्यूशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च और इसीलिए हमारी जो करेक्ट मैचिंग है वो बन जाएगी ऑप्शन नंबर 2 की। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविडेंट फंड इज अप्रूव्ड बाय द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो प्यारे दोस्तों, जब आपके साथ इनकम अंडर द हेड सैलरी पढ़ते हैं और वहां पे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन की टैक्सेबिलिटी पढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि 4 तरह के प्रोविडेंट फंड हमारे पास होते हैं। स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, रिकॉग्नाइज्ड होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड होता है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। स्टेट्यूटरी तो मेनली आपके स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आ जाते हैं और पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो हमारा पीपीएफ है जिसमें हर कोई पैसा डाल सकता है। जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं उनको कमिश्नर से अप्रूव करवाना जरूरी होता है और इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का। So guys, moving on to the next question, which of the following income is generally chargeable to the head of income from other sources? तो आपकी जो इनकम अदर सोर्सेज से है, आपकी इनकम अदर सोर्सेज से जो है उसके अंदर इनमें से कौन सी चीजें आने वाली हैं ये आपको पहचानना है। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस प्रॉपर्टी आएगी, डायरेक्टर की फीस आएगी, ग्राउंड रेंट आएगा, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया भी आएगी, इंश्योरेंस कमीशन भी आएगा। अगर आप कोई सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई कमीशन ये यहाँ पे नहीं, उससे जुड़ी हुई इनकम ये नहीं आएगी क्योंकि ये बेसिकली आपके कैपिटल गेन के अंदर कवर होनी चाहिए। तो ABCDE यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर सीधा सीधा यहाँ पे बन जाएगा। So guys, moving on to next question. The exemption with respect to HRA is based upon the following factors. तो आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस की जो रिडक्शन मिलती है उसमें आप क्या चीजें देखते हैं? सर, एक तो हम देखते हैं कि HRA मिला कितना, HRA रिसीव्ड देखते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, हम करते हैं रेंट हमने कितना पे किया माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं 10% हमारी सैलरी का। और फिर तीसरा हम क्या करते हैं अपनी सैलरी का 40 या फिर 50% जो है वो कर देते हैं, डिपेंडिंग हम मेट्रो एरिया में रहते हैं कि नॉन मेट्रो एरिया में रहते हैं। तो क्या चीजें देखते हैं, HRA रिसीव्ड, हाँ ये देखते हैं, रेंट पेड आपका देखते हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस ये भी देखना पड़ता है कि मेट्रो है कि नॉन मेट्रो है, आपकी सैलरी भी देखते हैं। तो ABCD देखते हैं, फेयर रेंट और मार्केट रेंट तो देखते नहीं है। तो ABCD यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सीधा सीधा आंसर यहां पे बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस फॉर द गिवन डिटेल्स। आपको निकालनी है NAV। तो NAV निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें GAV चाहिए होगी, है ना। GAV में से हम म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो ही NAV आएगी। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं जी हमें क्या क्या जानकारी दे रखी है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट और म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स के आगे लिखा है ड्यू बट नॉट पेड, तो इसकी रिडक्शन तो वैसे ही नहीं मिलेगी क्योंकि पेड बेसिस पे मिलती है म्युनिसिपल टैक्स की रिडक्शन। अब यहाँ पे आपको GAV निकालना है तो उसके लिए आपको एक तो चाहिए, क्या चाहिए, एक आपको चाहिए एक्चुअल रेंट और एक आपको यहाँ पे चाहिए होता है एक्सपेक्टेड रेंट। दोनों में से आपको कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा है, वो GAV होगा। एक्चुअल रेंट तो सीधा सीधा सवाल में गिवन है 4,80,000 है। एक्सपेक्टेड रेंट की अगर मैं बात करूं तो वो हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू यानी कि 4 लाख बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट तो ऑलरेडी ज्यादा ही आ रहा है तो 4 लाख हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो ज्यादा है वो मेरा GAV बनेगा, 4,80,000 यहाँ पे मेरा GAV बनेगा। और इस GAV में से मेरे को म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है तो मैं NAV तक पहुंचूंगा। तो म्युनिसिपल टैक्स तभी माइनस होता है जब मेरे पेड बेसिस पे हो, तो यहाँ पे पेड तो कोई है ही नहीं है तो 0 ही माइनस होगा और 4,80,000 ही मेरा यहाँ पे बन जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2 आंसर मेरा यहाँ पे बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला सवाल है, हमें यहाँ पे कुछ टिप्स दे रखे हैं फॉर कंप्यूटिंग डेप्रीसिएशन एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर जो हमारी डेप्रीसिएशन लगती है वो हमारे ब्लॉक ऑफ एसेट्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लगती है। हमें ब्लॉक की WDV निकालनी होती है और उस पर डेप्रीसिएशन हम लगा देते हैं।
तो कैसे WDV निकलती है? सबसे पहले क्या चाहिए होती है? सबसे पहले हमें चाहिए होती है ब्लॉक की ओपनिंग वैल्यू। इसके अंदर अगर आपने कोई एडिशन करी तो उसको ऐड करना होता है, कुछ आपने बेच दिया तो उसके जो प्रोसीड्स आपको मिले उसे माइनस करना होता है, और फिर ये आपकी क्लोजिंग WDV आ जाएगी और आप डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। तो सीधा सीधा प्रोसीजर है। अब यहाँ पे भी ऐसा ही सीक्वेंस ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका बी, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर की वैल्यू चाहिए। फिर उसके बाद हमें करना है एडिशन, हाँ, और एडिशन और सेल की एडजस्टमेंट कर देनी है। तो जो एडिशन हुई है उसको यहाँ पे कंसीडर करना है, और जो सेल हुई है उसको करना है। डी और सी उसके बाद आएंगे, तो बी पहले और डी और सी बाद में, ऐसा ऑप्शन 2 में दिख रहा है। और लास्ट में हमारे पास आ गई रिटर्न डाउन वैल्यू एट द ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो बिल्कुल बी डी सी ए सीधी सीधी मैचिंग आपके पास यहाँ पे बन रही है, तो आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना ये प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर से कंफ्यूज ये ना हो जाना कि पिछले साल की बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो कि इनकम टैक्स लॉ में इस्तेमाल की जाती है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे बिल्कुल होना नहीं चाहिए। चलिए गाइस, तो यहां पे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी इन केस ऑफ अ पर्सन इन अ प्रोफेशन हुज ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम द प्रोफेशन एक्सीड। तो सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल है। इसमें आपको अगर मालूम है कि अगर आपकी प्रोफेशन से रिसीट 50 लाख से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट कराना है, तो आप इसका आंसर दे देंगे। सो गाइस, द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 50 लाख इज गोइंग टू बी द आंसर। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और सवाल हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम बिजनेस इनकम। तो अगर आप निकाल रहे हैं अपनी बिजनेस की इनकम, आप निकाल रहे हैं क्या, अपने बिजनेस की इनकम, तो उसमें से आपके कौन से लॉसेस डिडक्ट नहीं होंगे, ये आपको बताना है। अब देखो, अगर आपको ये सीधे सीधे पॉइंट्स आपने याद किए हुए, रट्टा लगाया हुआ, तब तो बहुत आसान था इसे आंसर करना। बट अगर आपने ये पॉइंट्स नहीं सुने हुए, बट आपको बेसिक क्लैरिटी है कि हाँ पीजीबीपी में कैसे एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, सेक्शन 37 है जो कि कुछ रूल्स की भी बात करता है, तो अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग है, वो कंसेप्ट क्लैरिटी है, तो आप उसे यहाँ पे अप्लाई करते, तो फिर भी आप अपने आंसर के बहुत करीब पहुंच सकते थे। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो जी, अब यहां पे पॉइंट्स दिए, लॉस इनकर्ड इन क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस, डैमेज ऑफ द कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड ड्यू टू एनिमी एक्शन बिफोर द बिजनेस इज कमेंस्ड, लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स इन ट्रांजिट। अब अगर आपको सेक्शन 37 की भी जानकारी है, तो वहां पे आपको बताया हुआ कि कैपिटल अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर है तो उसका आपको यहाँ पे कोई अलाउंस नहीं मिलता पीजीपीपी में। तो इसीलिए बी वाला जो पॉइंट है वो तो मैं पहले ही सीधा सीधा निकाल लेता कि इसका अलाउंस तो मिलता नहीं है, तो बी मेरे आंसर में आना ही चाहिए। अब बी मेरे आंसर में केवल ए और 1 और 2 जो ऑप्शंस हैं उसी में आ रहा है, तो बी वाला मेरा आंसर आना चाहिए। अब ए तो आएगा ही आएगा, ए तो साथ में आएगा ही आएगा। अब मुझे सी और डी में से चूज करना है कि मैं कौन सा चूज करूं। सी मेरे पास है स्टॉक इन ट्रेड का नुकसान, और डी मेरे पास है ऐसा लॉस जो कि बिजनेस शुरू होने से पहले ही मेरे को हो गया। तो ऐसा नुकसान जो कि बिजनेस शुरू होने से पहले ही मुझे हो गया, उसके रिडक्शन में कैसे ले लूं अपनी बिजनेस इनकम से। जो स्टॉक इन ट्रेड का नुकसान मेरे पास हो रहा है, चाहे किसी भी कारण से हो रहा है, वो मेरा नॉर्मल बिजनेस का नुकसान है, डे टू डे बिजनेस का नुकसान है, उसकी रिडक्शन तो मुझे मिलनी चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से लॉजिक लगाते तो आसानी से आंसर को ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो मार्क कर सकते थे। तो इस तरीके से आपको दिमाग को अप्लाई करना है, क्योंकि सवाल जो है वो कैसा भी आ सकता है, हो सकता है आपने इन चीजों को याद ना किया हो, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना है और आप अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी इन केस अ पर्सन इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस हुज ग्रॉस टर्नओवर एक्सीड्स। तो बिजनेस के केस में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, तो आंसर सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल हमें कह रहा है कि आपको निकालनी है जीएवी हाउस प्रॉपर्टी की, और उसके लिए आप क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे। देखो, नॉर्मली तो हम आसानी से जीएवी निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे कुछ लॉस ड्यू टू वैकेंसी के कारण आपको दिक्कत आ सकती है। तो नॉर्मली अगर आप निकालें तो कैसे निकालते हैं, फिर हम देख लेंगे ये वैकेंसी वाले लॉस का करना क्या है। तो नॉर्मली अगर आप निकालते हैं तो एक तरफ आपको चाहिए होता है अपना एक्सपेक्टेड रेंट, और एक तरफ चाहिए होता है अपना एक्चुअल रेंट, और इसमें से जो ज्यादा होता है आप उसको चूज करके अपना जीएवी बना देते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं जीएवी क्या होगा, और अगर आप ऑप्शंस देखें तो लास्ट में सब में ई ही आ रहा है, तो लास्ट में तो ई ही आएगा, तो ई बोले को तो आप काट ही दो कि आपका जो ई है वो तो लास्ट में आना ही आना है। आप बाकी चीजों को यहाँ पे देखकर चलो। अब देखो, पहले सी आएगा, ए आएगा या डी आएगा। सी क्या है, फाइंड द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। हाँ, तो ये आ सकता है, पहले हम यही काम करते हैं। और ए हमारे पास क्या है, ए है कि फाइंड द रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो सीधा सीधा बोलूं तो आपको यहाँ पे एक्चुअल रेंट दे रखा है, तो सी और ए में से कोई पहले आना चाहिए।
डी जो है वो तो आपका पहले आ ही नहीं सकता, डी तो कह रहे हैं कि कौन सा ज्यादा है ऊपर वालों में से वो बताओ, तो डी तो पहले आ ही नहीं सकता। तो देखो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 3 है आप उसको तो काट ही दो, ठीक है। तो सी और ए आपके पहले आने चाहिए, और सी और ए पहले आपके किस में देखने को मिल रहे हैं? सी और ए हमें जो पहले देखने को मिल रहे हैं वो ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 ही कह रहा है कि आप एक्चुअल रेंट देखो और अपना एक्सपेक्टेड रेंट देखो, ये दोनों को देखो, और फिर आप क्या देखो, इसके बाद आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ज्यादा है। इनमें से जो ज्यादा है इसमें से आप अपने जो वैकेंसी की लॉस है उसकी एडजस्टमेंट कर लो और आप अपने जीएबी तक पहुंच जाओगे। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस जो है ना वो ऑप्शन नंबर 1 में ही फ्लो कर रही है, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बनेगा। आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता कि क्या स्टेप्स कैसे अरेंज करें, आप थोड़ा सा सवाल को पढ़ के दिमाग लगाइए तो आप आंसर कर पाएंगे। बट अगेन आपको सवाल पे थोड़ा सा टाइम जो है, थोड़ा सा समय जो है वो लगाना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली नीडेड टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एचआरए? एचआरए हमारे पास है हाउस रेंट अलाउंस, तो हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन हमें मिलती है कौन से सेक्शन में मिलती है? हमें सेक्शन 1013A के अंदर यहाँ पे मिलती है, और इसको लेकर हमारे पास रूल्स बने हुए हैं, और रूल्स में बताया गया कि किस तरीके से आप एचआरए की एग्जम्पशन लेंगे। तो एचआरए की जो एग्जम्पशन होती है उसके अंदर हमें बेसिकली क्या चीज देखनी होती है? हमें देखना होता है कि आपको कितनी बेसिक सैलरी मिल रही है, आप मेट्रो सिटी में तो नहीं रह रहे हैं, आपने कितना रेंट पे किया, आपको कितना एचआरए रिसीव हुआ। इसकी बेसिस पे 3 लिमिट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो अगर हम इसको इन लिमिट्स को लेकर कैलकुलेशन करना चाहें एचआरए की एग्जम्पशन की तो हम कर सकते हैं। तो सवाल हमें पूछ रहे हैं कि क्या चीजें आपको चाहिए होंगी एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए। तो एचआरए की 3 लिमिट्स हमारे पास होती है, तो 3 लिमिट्स अगर आपको मालूम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली लिमिट आपकी होती है कि आपको कितना एचआरए एक्चुअल में रिसीव हुआ, एक्चुअल में आपको कितना एचआरए रिसीव हुआ। सेकंड लिमिट होती है 50% या फिर 40% ऑफ दी सैलरी, आप मेट्रो सिटी में है या फिर नहीं है उसको कंसीडर करते हुए, तो आपका सिटी कौन सा है वो भी चाहिए। और जो लास्ट लिमिट होती है डेट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर सैलरी, ये लास्ट लिमिट हमारे पास होती है। तो इसके अंदर हमारे पास एक्चुअल सैलरी भी चाहिए, प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी चाहिए, रेंट पेड भी चाहिए, और एचआरए एक्चुअल रिसीव्ड कितना है वो भी चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ए बी डी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, अमाउंट अनयूटिलाइज्ड इन द कैपिटल गेन स्कीम फॉर विच एग्जम्पशन वाज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 54 shall be treated as long term capital in the previous year। shall be treated as long term capital gain बोलना चाहिए था, चलो चलिए फिर भी क्लैरिटी हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे एक तो सेक्शन 54 पता होना चाहिए, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप इस सवाल को आंसर कर सकते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो सेक्शन 54 है वो डील करता है कि अगर आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची और उसको बेचकर आपने जो अमाउंट है किसी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगा दिया, तो आपका कैपिटल गेन सेक्शन 54 में एग्जम्प्ट हो जाता है। ऐसा करने के लिए आपको 3 सालों का समय यहां पे दिया जाता है। तो आपको 3 सालों का समय दिया जाता है नई प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो अगर आपको प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करनी है बट आपकी ड्यू डेट रिटर्न की आ गई, तो उस केस में आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करवा दें और फिर उसको आने वाले सालों में इस्तेमाल करते रहे। 3 सालों का समय है, उसमें आप इस्तेमाल करते रहे। अगर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का पैसा आपने इस्तेमाल कर लिया तो बहुत बढ़िया, अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया तो फिर 3 सालों के बाद ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पे बन जाएगा। और सवाल हमसे यही चीज यहां पे पूछ रहा है, सवाल हमसे यही चीज पूछ रहा है क्या 2 सालों के बाद होगा या 3 सालों के बाद होगा? तो 3 सालों के बाद होगा। अब 3 साल में भी 2 ऑप्शन हमें दे रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। तो हमारे पास सेक्शन 54 की कंडीशन होती है 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, आपको वो पैसा यूटिलाइज करना है। तो 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर जो है हमें अगर यूटिलाइज करना है, हमने अगर यूटिलाइज नहीं किया तो फिर वो हमारा उस साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। 3 सालों के बाद हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का यहां पे बनेगा। यह सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो सेक्शन 17(1) हमें बेसिकली बताता है कि सैलरी के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है। तो अगर आपको सेक्शन की नॉलेज नहीं है, आपको नॉर्मली पता है कि सैलरी के अंदर क्या चीजें आती है, तब भी आप इस सवाल को आंसर कर पाओगे।
तो बोला वेजेस, पेंशन एन्युटी, इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ग्रेचुटी, एडवांस ऑफ सैलरी। तो वेजेस सैलरी में इंक्लूड होती है, बिल्कुल होती है, पेंशन और एन्युटी भी होता है, इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मिला, ये तो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये सैलरी नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। ग्रेचुटी भी सैलरी में इंक्लूड होता है, कोई सैलरी एडवांस में मिल गई तो ये हम जानते हैं कि सैलरी का टैक्सेबिलिटी कैसे रहता है, आपको रिसीट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे रहता है, तो यहाँ पे भी हमारा ये भी टैक्सेबल हो जाता है सैलरी। तो ए बी डी और ई ये हमारे सैलरी माने जाते हैं, सी नहीं माना जाता। तो आप सी को निकाल दीजिए, आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 4 में वैसे ही सी आ रहा है, तो बचता ही आपके पास ऑप्शन नंबर 3 है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए, खुद से दिमाग लगाइए, आंसर यही निकल कर आएगा। तो ये अप्रोच से आपको सवालों को सॉल्व करके आंसर लगाना होता है। अगला सवाल है, ए इज एंटाइटल्ड टू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एट ₹80 पर मंथ पर चाइल्ड, फॉर 3 चिल्ड्रन इट अमाउंट्स टू ₹240 पर मंथ। तो ए के 3 बच्चे होंगे, उसको ₹80 पर मंथ मिल रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का। तो हमसे पूछ रहे कि इट विल बी एग्जेम्प्टेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में हम जानते हैं कि आपको 2 बच्चों के लिए मिल सकता है, 100 पर मंथ तक की आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे हमें 80 पर मंथ मिल रहा है, तो 80 पर मंथ इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट, बट हमें 3 बच्चों के लिए मिल रहा है, तो 3 बच्चों के लिए एग्जम्पशन हमें नहीं मिल सकती, हमें मैक्सिमम 2 ही बच्चों के लिए मिलेगी। तो 2 बच्चों के लिए 80 पर मंथ की एग्जम्पशन हमें मिलेगी, तो 160 पर मंथ की एग्जम्पशन हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए यहाँ पे सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविडेंट फंड्स इज सेट अप अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1952? स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड? तो प्यारे दोस्तों सीधा सवाल है, ये आपके 4 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड होते हैं, और इसमें से जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, इट इज सेट अप अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे इस सवाल का बनेगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, computation of the income from house property for the lettered house, the following items are deducted, arrange them in a proper sequence। तो आपको बताने चाहिए कौन सी आइटम्स पहले डिडक्ट होती है और कौन सी आइटम्स यहाँ पे पहले डिडक्ट बाद में डिडक्ट होती हैं। और यहाँ पे आपको लोकल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, अनरियलाइज रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये पुराना लोन है, पुराने इंटरेस्ट है लोन का जो कि आपने पहले लिया हुआ है, और इसके बाद में आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिल जाती है। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि आपने परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर ऑफ द हाउस के लिए लिया हुआ है। तो आपको किस ऑर्डर में ये सब डिडक्शंस मिलने वाली है, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, पहले कौन सी मिलेगी बाद में कौन सी मिलेगी। देखो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है जीएवी, और जीएवी निकालने के लिए क्या इनमें से कोई डिडक्शन को आप कंसीडर करते हैं? देखो इनमें से केवल अनरियलाइज्ड रेंट कंसीडर हो सकता है जीएवी निकालने के लिए, तो आप सबसे पहले इसको ले लीजिए, अनरियलाइज्ड रेंट को ले लीजिए। इसके बाद आपका लोकल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस लेस होता है, तो आप एनएवी पे आ जाता है, और एनएवी से आप लेस करते हैं आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन को, और फिर आपके जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उनको। और अगर आप इस सीक्वेंस को देखने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो करेक्ट मैचिंग बनने वाली है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। हालांकि ऑप्शन 2 और 3 काफी क्लोज दिए गए, बट ऑफिशियल आंसर हमें ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, और हमें यहाँ पे इसी के साथ ही यहाँ पे जाना होगा, और इसी के अकॉर्डिंग अपने कंसेप्ट को भी लिंक करना होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, expenses that are not deductible under section 58 of the Indian Income Tax Act for computing the income chargeable under the head income from other sources। देखो अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकाल रहे हो तो आपकी जो इनकम है उसके अगेंस्ट आप कुछ खर्चे भी लेस कर सकते हो और नेट इनकम पे आप टैक्स दे दोगे, बट सेक्शन 58 आपको बताता है कि भैया कुछ आप खर्चों को क्लेम नहीं कर सकते हो, कुछ आप डिडक्शंस एक्सपेंसेस को लेस नहीं कर सकते हो। इसमें आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी आते हैं, इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया आपको पे करना है तो वो भी इसके अंदर आ जाता है जिसमें आपने टीडीएस नहीं काटा है, और वेल्थ टैक्स को भी आप डिडक्ट नहीं कर सकते हो, तो ए बी और सी आपके तीनों आ जाते हैं। कमीशन आपने कोई पे किया इंटरेस्ट इनकम के लिए तो वो आप लेस कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई एक्सपेंसेस है कैपिटल नेचर के, एक्सपेंसेस विच आर नॉट ऑफ द कैपिटल नेचर यानी कि रेवेन्यू नेचर के, अगर आपके कोई एक्सपेंसेस है तो आपकी कोई रेवेन्यू नेचर की इनकम है अदर सोर्सेज की तो आप उसे लेस कर लेंगे। तो ए बी और सी को आप लेस नहीं कर सकते, दे आर नॉट डिडक्टेबल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का हमारा बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, और ये आपका मोटर कार का जो परक्विजिट होता है उससे जुड़ा हुआ सवाल है। एम्प्लॉयर ने 1.8 लीटर यानी कि 1800 सीसी की जो गाड़ी है वो यहाँ पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दी है,
और लिखा गया है कि प्राइवेट पर्पस भी है और पर्सनल भी है, दोनों है, और ड्राइवर भी है यहाँ पे जो कि दिया गया है, और एम्प्लॉयर ने कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे रिकवर भी किए हैं। तो इस वाले केस में वो रेलिवेंट नहीं होते। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी दे रहा है, पार्टली पर्सनल पार्टली प्राइवेट है, तो जो भी एक्सपेंसेस रिकवर हो रहे हैं उसकी कोई डिडक्शन वगैरह नहीं करी जाती है। तो इस केस के अंदर क्योंकि 1600 सीसी से ज्यादा की गाड़ी दी गई है, तो एक तो आपका परक्यूजिट हो जाएगा 2400 रुपए महीने का, प्लस ड्राइवर का भी ऐड हो जाएगा 900 रुपए महीने का। तो ये 3300 पर मंथ हो गया, और पूरे साल का मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो 39,600 बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है पिन मनी इज यूज्ड फॉर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है पिन मनी का। तो प्यारे दोस्तों, जो हस्बैंड लोग होते हैं ना, वो अपनी वाइफ को हर महीने खर्चे का पैसा देते हैं। और ये वाइफ जो होती है ना, बड़ी शातिर होती है। शातिर तो क्या कहूं, मतलब बड़ी होशियार होती हैं, बड़ी चालाक होती हैं। और जैसे 10,000 रुपए मान लीजिए हस्बैंड ने दिए, तो वो खर्चा तो करेंगी, घर भी चलाएंगी, और घर चलाने के साथ साथ इतनी होनहार होती हैं वाइफ्स की आपके कुछ पैसे बचा लेती हैं। जैसे 10,000 दिए तो 8,000 तो घर के लिए खर्च दिए, बट 2,000 वो बचा लेंगी। और ऐसा हर महीने वो 2-2 हजार बचाती रहेंगी। और ये 2-2 हजार की कुछ एफडी करा देंगी, कुछ आरडी करा देंगी, कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर देंगी, ताकि ये पैसा अलग से एक्यूमुलेट होता रहे। आपको बिना बताए शायद ये काम हो जाएंगे। तो इनकम टैक्स लॉ में इसे पिन मनी बोला जाता है। और ये जो पिन मनी, जैसे वाइफ ने 2-2 हजार रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पे जनरेट कर लिए हैं, और इस पे वाइफ को कोई टैक्स नहीं देना, ये वाइफ की इनकम नहीं है। और अगर ये इन्वेस्ट करके भी कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उस पर कोई क्लबिंग वगैरह के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो ऐसी बातें इनकम टैक्स लॉ के कंटेक्स्ट में ध्यान में रखनी होती है। फिलहाल पिन मनी वो पैसा है जो कि हस्बैंड अपनी वाइफ को दे रहा है। अ वुमन गेट्स फ्रॉम हर हस्बैंड अ सर्टेन अमाउंट एंड दिस इज रेफर्ड टू एज द पिन मनी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है विच एक्सपेंसेस आर एक्सप्रेसली डिसअलाउड अंडर प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो पीजीबीपी का सवाल है कि कौन से एक्सपेंसेस आपको डिसअलाउ किए गए, अलाउड नहीं है। सैलरी पेड आउट ऑफ इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो प्यारे दोस्तों, आपका जो सेक्शन 40 है ना, उससे जुड़ा हुआ सवाल है। और उसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट को या बाहर कुछ पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी की पेमेंट या और कोई पेमेंट है, तो उस केस में आपको पहले टैक्स काट लेना है, ऐसी डिडक्शन आपको कर लेनी है। अदरवाइज आपको डिडक्शन जो है एक्सपेंस की नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीज वहां पे मेंशन्ड है। तो अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं तो उस केस में आपकी डिसअलाउंस हो जाएगी अगर आपने टैक्स नहीं काटा। तो ये चीज आगे लिख देते तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाती। फिलहाल ये डिसअलाउंस में कवर्ड है। इसके अलावा आपका जो वेल टैक्स वगैरह है वो भी आप यहाँ पे एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। पेमेंट टू एनी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंपनीज ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इनकी कोई डिसअलाउंस नहीं है सेक्शन 40 में। इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस पेबल आउटसाइड इंडिया, तो अगर आप अगेन कोई इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस की पेमेंट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में भी प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगर आपने टैक्स नहीं काटा तो फिर आपका जो एक्सपेंस है इट इज गोइंग टू बी डिसअलाउड। ये सारी बातें सेक्शन 40 में आती हैं, आपके साथ डिस्कस भी कई बार हुई होंगी ये बातें। तो ए, बी और ई वाले जो पॉइंट है ना, उसमें डिसअलाउंस हो सकता है अगर आपने टैक्स नहीं काटा है। और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीम्ड टू बी डिविडेंड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको रेफरेंस देता हूँ सेक्शन 222 का, जो कि बेसिकली बात करता है डीम्ड डिविडेंड की। देखो, डिविडेंड एक कंपनी जो है शेयर होल्डर को सीधा सीधा भी बांट सकती है और इनडायरेक्टली भी बांट सकती है। तो इनडायरेक्टली वाले जो केसेस है ना, वो इस डीम्ड डिविडेंड में आते हैं, सेक्शन 222 के अंदर आते हैं। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है तो वो आपको जाननी जरूरी है। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अगर पैसे पहुंचाना चाहे किसी और तरीके से, जैसे कंपनी क्या करे, कंपनी उनको लोन दे दे शेयर होल्डर्स को, और वो लोन कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स में ना हो, मतलब ऐसा ऑर्डिनरी कंपनी का बिजनेस नहीं है कोई लोन वोन देना, बट उस शेयर होल्डर को कंपनी ने लोन थमा दिया, उसे भी डिविडेंड मान लिया जाता है। कंपनी ने शेयर होल्डर को डिबेंचर थमा दिए, डिबेंचर पकड़ा दिए, तो इसे भी यहाँ पे डिविडेंड मान लिया जाता है। कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो शेयर होल्डर्स को पकड़ा दिए, तो अब आपने अपनी कैपिटल को रिड्यूस किया और प्रॉफिट शेयर होल्डर को पकड़ा दिए, तो ये भी आपका डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। तो ऐसे सभी केसेस यहाँ पे डीम्ड डिविडेंड की कैटेगरी में आ जाते हैं। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी डाली गई हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक करती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ।
तो अगर आप एज पर दी प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं प्रॉपर रूल्स प्रोसीजर्स को फॉलो करके, तो उसे डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता। और यहाँ पे कुछ और भी है एक्सेप्शंस। यहाँ पे एक बार पॉइंट्स को देखते हैं, फिर अपनी मैचिंग करते हैं क्या आंसर बनने वाला है। पेमेंट ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स यहाँ पे नहीं आएगा। पेमेंट टू शेयर होल्डर ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल इसे इंक्लूड कर लिया गया है। डिबेंचर दे रहे हो शेयर होल्डर को, ये आ जाएगा। आप शेयर होल्डर को लोन दे रहे हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो अगर आपको ऑर्डिनरी काम है लोन वोन देना, तो उस केस में तो इसे डिविडेंड नहीं माना जाएगा। बट अगर आप वैसे शेयर होल्डर को लोन दे रहे हो और आप एक क्लोजली हेल्ड यानी कि छोटी सी प्राइवेट कंपनी हो, तो उस केस में तो इसे डीम्ड डिविडेंड की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। क्योंकि हमारी कंपनी चाहेंगी कि डिविडेंड डायरेक्टली देने की बजाय, क्योंकि उसमें फिर टैक्सेस वगैरह का पंगा पड़ता है, इनडायरेक्टली शेयर होल्डर को पैसे पहुंचा दे कि वो टैक्सेस ना देने पड़े। तो इसीलिए हमारे लॉ के अंदर ऐसी इनडायरेक्ट चीजों को भी डीम्ड डिविडेंड की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो अगर आप आंसर को यहाँ पे देखेंगे तो बी, सी और ई वाले पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए, ए और डी वाले तो कट जाने चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे सवाल है जी, which one of the following is the allowable deduction as per the Income Tax Act 1961 in respect of entertainment allowance paid to a government employee? तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की रिडक्शन तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, सेक्शन 16 के अंदर आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स के अंदर सैलरी हेड के अंदर। और ये जो डिडक्शन है इसकी जो लिमिट्स है वो प्यारे दोस्तों 3 लिमिट्स हमारे पास होती हैं। एक तो आपका एक्चुअल अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ है, दूसरा आपका 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, और तीसरा आपका रहता है 5,000। इन तीनों में से जो भी कम होगा उतनी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सीधा सीधा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगी। ऑप्शन 2 आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे दी गई है। लिस्ट 1 में आपके हैं एसेट्स ट्रांसफर्ड, और लिस्ट 2 में बात की जा रही है एग्जम्पशंस की, सेक्शंस की बात यहाँ पे की जा रही है जी। तो एग्रीकल्चरल लैंड को आप ट्रांसफर करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ जो कैपिटल गेन है उसकी एग्जम्पशन आपको मिलती है अंडर सेक्शन 54B। तो ये तो सीधा सीधा ही मैच हो गया। रेजिडेंशियल हाउस बेचकर रेजिडेंशियल हाउस खरीदो, ऐसी एग्जम्पशन आपको सेक्शन 54 के अंदर कैपिटल गेन की मिलती है। लैंड और बिल्डिंग आपने ट्रांसफर किया और आप कैपिटल गेन बॉन्ड्स खरीद सकते हो, ऐसा सेक्शन 54 EC के अंदर बोला गया है। अगर आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, लैंड और बिल्डिंग उसका पार्ट बनी हुई है और उसकी कंपलसरी एक्विजिशन होती है, तो फिर एग्जम्पशन सेक्शन 54D में मिलती है। तो मैचिंग हमारी जो बन रही है, एक बन रही है एज पर ऑप्शन नंबर 2 की A 1 है, B आपका 4 है, C आपका 2 है और D आपका यहाँ पे 3 है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। तो सेक्शंस के ऊपर सीधा सीधा सवाल है, फैक्चुअल सवाल है, जिसको आता है उसने कर लिया होगा। सारे सेक्शंस नहीं भी याद आपको, इनमें से कोई 2 याद है तब भी आई थिंक मैचिंग आपने बना ली होगी। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ये सवाल। चलिए जी, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज डिडक्शंस फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। तो हमारे ग्रॉस टोटल इनकम से हमें चैप्टर 6A के अंदर सेक्शन 80C से 80U के अंदर काफी सारी डिडक्शंस जो है ना वो मिल जाती हैं। तो आइए देखते हैं किस टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। सो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है। तो सवाल आसान है, अगर आपको ये सेक्शंस पता है, आपके रिडक्शन से जुड़े हुए ये सेक्शन है, अगर आपको मालूम है तो आसान आपके लिए हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो दिया है सेक्शन 80EE। सेक्शन 80EE आपने जो इंटरेस्ट दिया लोन के ऊपर, जो कि आपने रेजिडेंशियल हाउस लिया है उसके लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया उससे जुड़ा हुआ है। तो आपका ए तो 3 से मैच हो जाएगा। 80GG जो है वो आप रेंट पे करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपका ये 1 से मैच हो जाएगा। इसके बाद है 80GGA। 80GGA जो है आप डोनेशन दे रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उससे जुड़ा हुआ है। और 80E तो हम सभी जानते हैं कि 80E फॉर एजुकेशन, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे अगर आप 80E को ही मैच कर लेते हैं ना डी को 4 से, तब भी आपका आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 का बन जाता है। चलिए, अगले सवाल है सेक्शन 80GGC ऑफ द इनकम टैक्स इज। तो 80GGC किससे जुड़ा हुआ है? 80GGC जुड़ा हुआ है अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो वो उसकी रिडक्शन जो आपको मिलती है वो इस 80GGC के अंदर मिलती है। तो आंसर आपका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है, टैक्स हॉलिडे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज बीन यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इस सवाल के अंदर आपको ऑप्शंस में कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं और पूछ रहे टैक्स हॉलिडे कौन से सेक्शन में आपको मिलती है। तो अगर आपको ये मालूम है कि ये सारे सेक्शंस किससे जुड़े हुए हैं और आपको ये मालूम है टैक्स हॉलिडे क्या होता है,
तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टैक्स हॉलिडे का मतलब होता है कि कुछ सालों तक आपको इनकम टैक्स में हॉलिडे मिल रही है, आपको कोई टैक्स सरकार को जमा करवाने की जरूरत नहीं है। ये हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कंटेक्स्ट में भी बात करते हैं, अभी स्टार्टअप्स के केस में भी बात होती है कि उनको टैक्स हॉलिडे मिल रहा है। तो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो आप इस सवाल को आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो आपको कुछ सेक्शंस दिए हुए यहाँ पे ऑप्शन में, लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 10(5), ये आपका जुड़ा होता है आपके लीव एंड कैश, लीव ट्रेवल कंसेशन से, आपका जो एलटीसी है उससे ये जुड़ा हुआ रहता है। तो एलटीसी का कोई टैक्स हॉलिडे से लेना देना नहीं है। इसके बाद है सेक्शन 80(c)(c)(c), ये आपको जुड़ा हुआ है कि अगर आप कुछ पेंशन फंड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उतनी रिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इसका भी कोई ऐसा टैक्स हॉलिडे से लेना देना नहीं है कि कुछ सालों तक टैक्स नहीं पे करना। फिर है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D हमारे पास बात करता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया तो उसकी हमें रिडक्शन मिल जाती है। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कमाई है और उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 80IA ये बात करता है कि आपने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है, ऐसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में पैसे लगाए हुए हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो आपकी जो इनकम है उसे कुछ सालों के लिए एग्जम्प्ट किया जाता है, एंड दिस इज व्हाट इज रेफर टू एज टैक्स हॉलिडे। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है, ऑप्शन नंबर ए है, वही बनेगा करेक्ट आंसर हमारा। तो अगर ये नॉलेज आपको है तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। अगला सवाल है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इन्वॉल्व्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? देखो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब है कि आप अपनी सेल का कुछ परसेंट जो है इनकम मान लो और उस पर टैक्स दे दो। आपको बहुत डिटेल में टैक्स में अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, टैक्स ऑडिट्स करवाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो सेल है आप उसका कुछ परसेंटेज अपनी इनकम मान लो और उस पर टैक्स जमा करवा दो, सरकार ने आपको ये छूट यहाँ पे दे रखी है। तो बेसिकली हमारे पास एक इनडायरेक्ट तरीका है जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, रिबेट वगैरह से नहीं जुड़ा, टैक्स लायबिलिटी स्टेट टू सेंटर उससे भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट अलाउंसेस व्हिच आर नॉन टैक्सेबल फॉर द इंडिविजुअल एसएससी। तो ऐसे अलाउंसेस जिस पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता वो आपको बताने हैं। तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस बेसिकली यहाँ पे सवाल हमसे पूछ रहा है कौन से हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो हमारे पास जो समचोरी अलाउंस रहता है वो हमारे पास एग्जेम्प्ट रहता है। हमारे पास जो कंपनसेटरी अलाउंस हम जजेस को पे कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। इसके अलावा ओवर टाइम अलाउंस आपको कोई मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है। अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देते हैं जो कि इंडिया से बाहर पोस्टेड है, पोस्टेड अब्रोड है, तो बिल्कुल ये भी आपका एग्जेम्प्ट रहता है। और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो ये आपका टैक्सेबल अलाउंस रहता है। तो ये सवाल आपसे पूछ रहा था कि आपके नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट अलाउंसेस कौन से हैं, तो सी और ई ये तो आपके टैक्सेबल होते हैं, ये एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं। और ए, बी और डी इनको मिलाकर आपको कोई ऑप्शन ढूंढना है और हमें जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है और जो करेक्ट ऑप्शन है इस आंसर इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 3। ए, बी और डी ये हमारे यहाँ पे नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस बनेंगे। अगला सवाल हमारे पास है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर आपको रिडक्शन लेनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इंटरेस्ट की रिडक्शन लेनी होती है लोन के ऊपर, हाउसिंग लोन के ऊपर, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे जो सवाल आपको ऑप्शंस दे रहा है तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दे रहा है वो इस हिसाब से दे रहा है कि अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसकी आपको यहाँ पे अगर डिडक्शन क्लेम करनी है तो ऐसे आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सवाल में थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए थी, बट स्टिल हमें जो एग्जामिनर ने सवाल दिया उसे एक्सेप्ट करना है और आंसर तक पहुंचना है। द होम लोन मस्ट बी यूज्ड फॉर द परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो हाँ, अगर आपको ज्यादा छूट लेनी है, ज्यादा डिडक्शन लेनी है तो आपका जो लोन है वो परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए ही होना चाहिए। लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019। अगर आपको ज्यादा छूट चाहिए तो उस केस में कंडीशन होती है कि लोन आपने जो लिया हो वो 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया हो। 1999 है, 2019 नहीं है, तो सेकंड कंडीशन सही नहीं है। अमाउंट ऑफ द लोन मस्ट बी यूज्ड विद इन 10 डेज, ऐसा तो कुछ नहीं है। परचेज और कंस्ट्रक्शन जो है आपको विद इन 5 इयर्स कंप्लीट करना होता है,
तो हाँ, ये वाली कंडीशन हमारी सही है, ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इंटरेस्ट ऑन लोन कैन नॉट एक्सीड 22%, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है। तो ए और डी ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है अगर हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में हमें अगर ज्यादा डिडक्शन क्लेम करनी है तो ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी होती है, ए और डी वाली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बनेगा। सवाल में थोड़ी और क्लैरिटी होनी चाहिए थी, बट स्टिल एग्जामिनर को लगता है कि आपको चीजें मालूम है, आप खुद ब खुद समझ जाओगे, आप समझदार लोग हैं, और इसीलिए शायद इसीलिए उसने ऐसा सवाल बनाया और ऐसे ऑप्शंस यहाँ पे बनाए। अगला सवाल है, टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी इन द केस ऑफ अ पर्सन carrying on profession and whose gross receipts exceeds which one of the following। तो पूछ रहे हैं अगर आप प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा जब आपकी ग्रॉस रिसीट्स कितने अमाउंट से ज्यादा है। देखो, प्रोफेशनल के केस में आपको टैक्स ऑडिट तब कराना होता है जब आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा होती है, तो ऑडिट कराना होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 4, 50 लाख का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, सेक्शन 80 जीजीसी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज रिलेटेड विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको ऑप्शंस दिए हैं कि रिडक्शन आप दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टीज, एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज, रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, या फिर डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो यहाँ पे आपको जो कंफ्यूजन होगा आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 और 2 में होगा। तो आपको ध्यान रखना जरूरी है कि अगर कंपनी डोनेशन दे रही है तो उसकी रिडक्शन मिलती है यहाँ पे हमें पॉलिटिकल पार्टीज को, जो कंपनी यहाँ पे अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है उसकी रिडक्शन 80 जीजीबी में मिलती है, और कंपनी के अलावा और कोई पर्सन अगर कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो दैट इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 जीजीसी। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। बहुत ही सीधा फैक्चुअल सवाल था, सेक्शन याद है तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अंडर सेक्शन 80 टीटीबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट which amount of benefit is available to senior citizen on account of interest income from deposits with bank or post office or cooperative banks। so 80 टीटीबी के अंदर हमारे सीनियर सिटीजन को अप टू 50,000 की रिडक्शन यहाँ पे मिल जाती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल है, ये मैच द फॉलोइंग का सवाल है, और वैसे तो बहुत ही इजी लग रहा है देखने में। रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड आपको दिया गया है जो कि आप 80 जीजी से मैच कर सकता है। कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टीज दिया गया है, और ये भी आप आसानी से मैच कर सकते हैं। ये आपका किससे मैच होगा, ये आपका 80 जीजी बी के साथ मैच हो जाएगा। और इसके अलावा हमें दिया कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये आपका यहाँ पे 80 जीजी सी के साथ मैच हो जाएगा। और इसके अलावा बचता है डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये आपका 80 जीजी ए के साथ मैच हो जाएगा। बट नीचे अगर आप ऑप्शंस पे साथ में नजर दौड़ाएंगे तो कोई ऑप्शन आपको सही नहीं मिलेगा। मैं भी साथ साथ देख रहा था कौन सा ऑप्शन बन रहा है, और फिर मुझे ध्यान में आया कि ये क्वेश्चन तो ड्रॉप हो चुका है, इसका कोई ऑफिशियल आंसर एनटीए ने नहीं दिया है। दिस इज अ ड्रॉप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जो आंसर की फ्रेमिंग है, ऑप्शंस की फ्रेमिंग है, वो सही नहीं करी थी, और इसीलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया और सबको मार्क्स इसके मिल गए। वैसे सवाल बहुत ईजी था, और अगर इसके मार्क्स मिल भी जाते तो वो आई थिंक फ्री के मार्क्स ही होते। अगला टॉपिक हमारे पास है जी टीडीएस, एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स का। तो आइए देखते हैं ये टॉपिक एग्जामिनर का कितना फेवरेट है और कैसे सवाल इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस कैन नॉट यूज आईटीआर फोर। तो आपका आईटीआर फॉर्म्स के ऊपर ये सवाल पूछा गया है। तो आईटीआर फॉर्म्स के ऊपर अब हमें देखने को मिल रहा है कि सवालों का जो लेवल है थोड़ा सा डीप जाता जा रहा है। अब पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा आईटीआर 4 को यूज नहीं कर सकता। तो अगर आपने आईटीआर फॉर्म्स को अच्छे से कवर किया है तो यू वुड नो कि हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर हैं या जिनके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं वो सीधा सीधा इस फॉर्म को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहले अगर आप ऑप्शन ही एलिमिनेट कर लें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 और 2 में से ही आंसर होना चाहिए। इसके अलावा अदर सोर्सेज वाला तो यूज कर ही सकता है, हमारी जो फर्म है रेजिडेंट है वो भी यूज कर सकती है। तो हमारे पास बचा ये सी वाला पॉइंट। तो ए, बी और सी, यानी कि अगर आप डायरेक्टर हैं, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, या फिर आपका कोई एसेट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो आप आसानी से अपनी मैचिंग कर सकते थे ऑप्शन नंबर 1 की। तो इसे मैच करना इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते तो आप आसानी से इसे मैच कर लेते। चलिए, तो अगला सवाल हमारे पास है, असर्शन रीजनिंग दे रखी है और असर्शन है आईटीआर 1 कैन बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल whose total income does not exceed rupees 1 crore। रीजन दिया, ITR 1 कैन नॉट बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज डायरेक्टर इन अ कंपनी।
तो आईटीआर फॉर्म्स को थोड़ा सा और डिटेल में पूछने की कोशिश कर रखें। तो आपकी जो रीजनिंग है बिल्कुल सही है, अगर इंडिविजुअल डायरेक्टर है कंपनी में तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपकी असर्शन गलत है, क्योंकि आईटीआर 1 वही इंडिविजुअल यूज कर सकता है जिसकी टोटल इनकम 1 करोड़ नहीं 50 लाख एक्सीड नहीं कर सकती। एज पर दी प्रेजेंट प्रोविजंस 50 लाख एक्सीड अगर आपकी इनकम नहीं कर रही तभी आप आईटीआर 1 का इस्तेमाल कर सकते हो। तो असर्शन आपकी रॉन्ग हो जाएगी, रीजनिंग आपकी राइट हो जाएगी, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। अगला सवाल है कि आपकी जो एडवांस टैक्स की पहली इंस्टॉलमेंट होती है उसकी ड्यू डेट क्या होती है। तो प्यारे दोस्तों सवाल बहुत ही आसान है। आपकी जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसमें आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है वो आपकी होती है 15 जून। तो 15 जून सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 का। तो सवाल में कुछ खास मुश्किल नहीं था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आईटीआर 1 कैन बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम। तो आईटीआर फॉर्म्स के ऊपर सवाल है और अगेन थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। तो आईटीआर 1 आप कब इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली आपको पता होगा, अगर आपकी सैलरी से इनकम है, आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है और आपकी कुछ इंटरेस्ट वगैरह की इनकम है तो आप इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ए बी और सी तो आईटीआर 1 में आएगा ही आएगा। अब आती है डी की बारी कि डी आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस में कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जिसमें ए बी सी डी बोला हो। तो आप आसानी से लगा सकते थे कि आंसर मेरा ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा, और यही प्यारे दोस्तों हमारा इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला सवाल तो बहुत ही सीधा सवाल है। आपको सीक्वेंस बतानी है स्टेप्स की जो कि आप फॉलो करेंगे अपनी आईटीआर रिटर्न को ई फाइल करते समय। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स की जो पोर्टल है उस पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। आप रजिस्टर करके फिर लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपनी रिटर्न तैयार करनी होगी। रिटर्न आप यूटिलिटी डाउनलोड करके उस पर अपनी रिटर्न तैयार कर लेंगे। रिटर्न तैयार हो गई, फिर रिटर्न को फाइल कर देंगे, ई फाइल कर देंगे। तो आपका ई फाइलिंग आएगा, और ई फाइल करने के बाद आप उसे ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देंगे। तो स्टेप्स आपके सीधे सीधे बन गए, और ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर कि पहले रजिस्टर करो, फिर लॉगिन करो, फिर यूटिलिटी डाउनलोड करके रिटर्न तैयार कर लो, और फिर ई फाइल कर दो, और फिर वेरीफाई कर दो। चलिए अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है ये तो हमारे पास। सीक्वेंस द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2। तो अगर आपको आईटीआर फाइल करना है तो क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं? देखो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि आप रजिस्टर करें पहले तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे। एक बार आपने रजिस्टर कर लिया यहाँ पे, फिर उसके बाद आप अपने लॉगिन करेंगे, अपना पैन जो आपका पासवर्ड रहता है और उसके बाद आप पैन रहता है और आपका पासवर्ड रहता है वो डाल के लॉगिन कर लेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी रिटर्न को तैयार करेंगे। रिटर्न को आपको तैयार करना है, यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे, उसमें रिटर्न को तैयार करेंगे, फिर आप अपनी रिटर्न को तैयार करके फाइल कर देंगे, और फाइल करने के बाद आपको साइन करना है, डिजिटली साइन करना है, ई साइन करना है, वेरीफाई करना है। तो वो काम आप सबसे लास्ट में कर लेंगे। तो हमारा जो सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है दैट इज गोइंग टू बी BADEC। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। तो अगला सवाल हमारे पास है, Which of the following cannot use ITR 1 form to file return under the Indian Income Tax Act? तो ITR 1 फॉर्म हम नॉर्मली जानते हैं कि ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि रेजिडेंट है इंडिया के अंदर, उनकी इनकम अप टू 50 लाख है, मेनली उनकी सैलरी से इनकम होती है। इसके अलावा उनकी एक हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है और कुछ अदर सोर्सेज की इनकम भी हो सकती है। तो कौन कौन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपका कोई एसेट इंडिया से बाहर लोकेटेड है तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख, ये तो इसका इस्तेमाल करेगा। इसकी 50 लाख से कम इनकम है वो तो इसका इस्तेमाल करेगा, तो ये तो कर सकते हैं। इंडिविजुअल हु हैज एनी इनकम फ्रॉम सोर्स आउटसाइड इंडिया, आपकी बाहर से इनकम है तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जिसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ए बी डी और ई वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, दे कैन नॉट यूज ITR 1, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनेगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, banks are not required to deduct TDS from depositors who have submitted declaration in which one of the following forms under income tax rule 1962। देखो जी, हमारे जो बैंक्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी है टीडीएस काटने की। आपको पेमेंट्स करते हैं, आपको इंटरेस्ट पे किया तो टीडीएस काट लेंगे। बट अगर आपकी इनकम कम है, आपका कोई टैक्स बनता नहीं है, आप नहीं चाहते कि आपको टीडीएस कटे, तो आपको ये सुविधा दे रखी है कि आप फॉर्म 15G जाकर बैंक में सबमिट कर सकते हैं
और फिर आपका जो बैंक है वो आपका टीडीएस यहाँ पे नहीं काटेगा। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर 3 का फॉर्म 15G इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। चलिए यहाँ पे आपका सवाल है इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा हुआ। ये सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न के जो फॉर्म है आपको याद करके जाने चाहिए एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सर्टेन है कि कोई ना कोई सवाल तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है ITR2। तो ITR2 यहाँ पे किन के लिए होता है? ITR2 उनके लिए होता है, उन इंडिविजुअल HUF के लिए होता है जिनके बिजनेस और प्रोफेशन इनकम नहीं है। बिजनेस और प्रोफेशन अगर है तो फिर आप ITR3 में आ जाते हैं। ITR6 किन के लिए होता है? देखो ITR6 हमारा जो होता है ना, वो यहाँ पे कंपनीज के लिए होता है। तो कंपनी हमारे पास आ रही है पॉइंट नंबर 1 में। तो कंपनी के लिए, अदर देन चैरिटेबल कंपनी के लिए ये हमारा एप्लीकेबल होता है, नॉर्मल कंपनी के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। ITR7 जो हमारे ऐसे पर्सन हैं जो कि रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 139 4A 4B 4C 4D चैरिटेबल वगैरह इसके अंदर कवर हो जाते हैं। इसके बाद है ITR4 सुगम। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को फॉलो कर रहे हैं 44AD इनके अंदर, 44AD के अंदर, तो फिर आप ITR4 सुगम का इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी जो करेक्ट मैचिंग बनने वाली है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान है अगर आपको ITR फॉर्म्स पता है। Coming to the next one, penalty for late filing of the income tax return for individuals under the Income Tax Act 1961 is up to a maximum amount of। अब देखो इस सवाल में भी इन्होंने पुराने प्रोविजन को फॉलो किया, जो कि बहुत गलत बात है। अगर पुराने प्रोविजन फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको असेसमेंट ईयर का जिक्र करना चाहिए। मैं तो मानता हूं इनकम टैक्स के सभी सवालों में असेसमेंट ईयर जरूर मेंशन करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट के माइंड में कोई डाउट ना हो। अब वैसे अगर हम आज की प्रेजेंट डेट की प्रोविजंस की बात करें तो आपकी पेनल्टी मैक्सिमम 5000 ही रह चुकी है। बट इन्होंने यहाँ पे ₹10,000 का आंसर दिया, जो कि पहले हुआ करता था, और अभी ये आंसर यहाँ पे दिया, जो कि अभी तो हमें फिलहाल एक्सेप्ट करना है, बट अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ये सही नहीं है। फिलहाल अगर आप ऑप्शंस भी रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी 10,000 एक जमाने में हुआ करती थी लिमिट 25 लाख, 10%, 2%, ये तो कोई सेंस नहीं बन रही है। तो आई थिंक आपने 10,000 टिक कर भी लिया होगा, बट दिस इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। आपको सही प्रोविजन पूछने चाहिए या फिर असेसमेंट ईयर मेंशन करना चाहिए। दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इन असेंडिंग ऑर्डर सेक्शन 207 से 211 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ये मेरे को लगता है ना एग्जामिनर कुछ ज्यादा ही डीप चला गया। अब एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको सेक्शन 207, 208, 209, 210 और 211 पता है कि क्या क्या है, और आप इसे सही ऑर्डर में लगाओगे कि कौन सा प्रोविजन पहले वाले सेक्शन में और कौन सा प्रोविजन आपके बाद वाले सेक्शन में है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे देखो याद करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर मैं आपको ये सीक्वेंस दिखाऊं तो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है। सेक्शन 207 बात करता है आपकी लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स की, कि कब आप लायबल होंगे एडवांस टैक्स पे करने के लिए। तो अगर आप इन सभी को पढ़ के एक बार ये अंदाजा लगा लेते हैं कि सबसे पहले लायबिलिटी फॉर पेमेंट की बात होनी चाहिए, तो उस बेसिस पे आप शायद ये सोच ले कि 2 या 3 में से आंसर हो सकता है। और उसके बाद आपके बी डी ई तो आप पकड़ लेंगे कि सेम चल रहे हैं, लास्ट में आप सी और ए में जाके फंस देंगे कि सी और ए में से कौन सा लास्ट में यहाँ पे आएगा। तो लास्ट में क्या चीज आएगी वो फिर आपको कंफ्यूज करेगी। तो इस केस में बेस्ट आंसर चूज करना या राइट आंसर चूज करना काफी ज्यादा टिपिकल था। तो सेक्शन 207 है लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स। व्हेन डज लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स अराइज, ये सेक्शन 208 है। कॉम्प्यूटेशन 209 में आती है। और लायबिलिटी टू, इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन 210 जो है प्यारे दोस्तों हमारा, वो यहाँ पे बात करता है हमारे पास पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय द एसएससी ऑन रिकॉर्ड। और उसके बाद फाइनली सेक्शन 211 जो हमारे पास है वो यहाँ पे बात करता है आपकी कि आपकी ड्यू डेट्स वगैरह क्या रहती है एडवांस टैक्स की पेमेंट की। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो बनेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, व्हेन नो लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन एडवांस अराइज बाय एन असेसी ऑन हिज इनकम इफ टैक्स पेबल इज। तो प्यारे दोस्तों बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल है। आई एम डैम श्योर कि जब पेपर दे रहे होंगे स्टूडेंट्स और ये सवाल आया होगा तो सब एक बार खुश हो गए होंगे कि कोई आसान सवाल आया। और अगर आपकी जो यहाँ पे एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है, अगर आपका टैक्स पेबल 10,000 से नीचे है तो आपको एडवांस टैक्स नहीं चुकाना होता, उसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती है। 10,000 से ऊपर है तभी जरूरत होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, व्हाट आर द करेक्ट स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ ई फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न की आजकल क्या होती है, ई फाइलिंग होती है, और कंप्यूटर पे बैठकर आप अपनी रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं।
और यहाँ पे आपके क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, आपको उसे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये सवाल तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। फटाफट से आपने पकड़ लिया होगा कि पहला स्टेप है कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे और लॉग इन करेंगे। ये आपका पहला स्टेप यहाँ पे होने वाला है। तो पहले आपने अपना लॉगिन क्रिएट कर लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपने पहली बार फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया होगा, वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे भी आप अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स है वो फिल आउट करेंगे और अपना जो टैक्स है वो आप यहाँ पे कंप्यूट कर लेंगे। आपकी रिटर्न एक तरीके से तैयार हो जाएगी। अब उस रिटर्न को आपको करना है अपलोड। तो अभी क्या है जी, अभी आपको, आपने टैक्स कंप्यूट कर लिया, टैक्स की पेमेंट कर दो और रिटर्न को अपलोड कर दो। तो टैक्स की पेमेंट इसके बाद आ जाएगी। ये आपका थर्ड स्टेप बन जाएगा कि आपकी जो भी टैक्स की पेमेंट बचती है आप उसे पे कर दो। कुछ तो टीडीएस वगैरह कटे होंगे, जो बैलेंस टैक्स बचता है आप उसे पे कर दो। और उसके बाद आपको जो आपकी रिटर्न है वो अपलोड कर देनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे। तो एक एक्सएमएल फाइल जनरेट होती है जिसे आप अपलोड कर लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे और उस पे अपने सिग्नेचर भी कर देते हैं। अब आज की डेट में तो डिजिटल सिग्नेचर हो जाते हैं। और इसके बाद, या अगर आप सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं तो फिर उस केस में आपका जो आईटीआर फॉर्म वी है, जो कि बेसिकली यहाँ पे आपका जो समरी निकल कर आता है वेरिफिकेशन के लिए जिसे आपको कंसीडर करना होता है, तो दैट इज गोइंग टू बी सेंड टू दी सीपीसी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर है। आप उसे वहां पे साइन करके भेजते हैं अगर आप डिजिटल सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। अगर आपने डिजिटल कर दिए तो फिर इसकी जरूरत नहीं होती है, तो लास्ट में ये स्टेप भी आपका एड ऑन हो सकता है। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर बन रही है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको यहाँ पे दे रखी हैं और यहाँ पे आपको टीडीएस के रेट दिए हुए हैं और आपकी इनकम दे रखी है। आपको बताने की कौन सी इनकम पे कितना टीडीएस का रेट है। बट प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ना ट्विस्ट है सवाल के अंदर। यहाँ पे नॉन रेजिडेंट इंडियन लिखा हुआ है। अब ये सवाल ना नॉर्मली पेपर में नहीं पूछते हैं। एनआरआई को लेकर जो हमारे टीडीएस के प्रोविजन है उनको लेकर पेपर में सवाल नहीं आता है, बट यहाँ पे इन्होंने इस बार पूछ लिया है। तो नॉन रेजिडेंट का जो टैक्सेशन है इट इज एज पर सेक्शन 195, उसका जो टीडीएस है इट इज एज पर सेक्शन 195। और अगर हम सेक्शन 195 के प्रोविजंस को देखते हैं तो यहाँ पे आपके कुछ रेट्स अलग हो जाते हैं नॉन रेजिडेंट के लिए। तो उनके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर यहाँ पे देना है और मुझे लगता है कि काफी कम स्टूडेंट्स ही शायद इसका सही आंसर दे पाए होंगे। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहली इनकम दे रखी है इनकम फ्रॉम डिविडेंड। तो अगर इनकम फ्रॉम डिविडेंड की बात करें तो इस केस में आपका 20% होता है नॉन रेजिडेंट के लिए। इनकम बाय वे ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेफर्ड इन 111A, तो इस पे प्यारे दोस्तों आपका जो टैक्स का रेट रहता है इट इज 15%। नॉर्मली हमारा भी 15% ही होता है। इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, तो ये तो वैसे भी नॉर्मली आपका 30% ही होता है, इस केस में भी 30% ही हो जाएगा। और बाकी है रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पेबल बाय गवर्नमेंट, इस पे आपका जो रेट है यहाँ पे 10% का हो जाएगा। और इसीलिए अगर आप करेक्ट मैचिंग यहाँ पे बनाने लगेंगे तो आपकी करेक्ट मैचिंग ऑप्शन नंबर 3 की बनेगी। अगर आप बी और सी वाले जो हैं उनसे भी कुछ अंदाजा लगाकर 15% 30% कर लेते तो भी शायद आपका काम आसान हो जाता, आप आंसर मार्क कर लेते। बट स्टिल इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के टैक्सेशन के ऊपर सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बट इस बार उन्होंने यहाँ पे पूछ लिया। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, एवरी सेलर हु रिसीव्स एन अमाउंट एक्सीडिंग डैश एज अ कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ अ मोटर व्हीकल शेल कलेक्ट टैक्स एट 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन फ्रॉम द बायर एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सच एन अमाउंट। तो प्यारे दोस्तों, ये वाला जो सवाल है ये आपको जुड़ा हुआ है टीसीएस वाले प्रोविजन से, जो कि इनकम टैक्स के सेक्शन 206 सी के अंदर आता है। और इसके अंदर बताया जाता है कि कुछ सामान ऐसे हैं, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिनको अगर आप करोगे तो आपको अपना सेल अमाउंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी यहाँ पे बायर से कलेक्ट करना है। ऐसे ही अगर आप मोटर व्हीकल किसी को बेचते हो और इसकी वैल्यू जो है 10 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में प्यारे दोस्तों आपको मोटर व्हीकल की कीमत के साथ साथ 1% एक्स्ट्रा टैक्स भी कलेक्ट करके सरकार को जमा कराना है। और ये आपका टीसीएस के प्रोविजंस के अंदर ऐसा बताया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास बनेगा जी ऑप्शन नंबर 3, ₹10 लाख का। तो देखो, जैसे टीडीएस के प्रोविजन होते हैं ना, वैसे ही टीसीएस के प्रोविजन भी होता है और दोनों की बेसिक जानकारी आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, एज पर दी सबसेक्शन 8A ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अ पर्सन में फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू सच असेसमेंट ईयर विद इन डैश फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। तो प्यारे दोस्तों, ये वाला जो सवाल है ये बात करता है अपडेटेड रिटर्न की। अपडेटेड रिटर्न आपकी
ITR यू फॉर्म के अंदर जाती है और सरकार ने ऐसा अलाउ कर दिया कि रिटर्न को अपडेट कर सकते हो। उसमें कुछ कंडीशंस वगैरह भी हैं, जैसे आपको इनकम ज्यादा दिखानी है, टैक्स ज्यादा देना है, उन चीजों के लिए आप ये अपडेटेड रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हो। और ये समय जो आपको दिया गया फाइल करने का, इट इज 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एप्लीकेबल टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो आपके टीडीएस के रेट्स के अकॉर्डिंग आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे कम रेट सबसे पहले रखेंगे और फिर आगे रेट्स आपके बढ़ते जाएंगे। पहला दिया आपको पेमेंट ऑफ रुपीज 6,55,000 रेंट बाय एन इंडिविजुअल इन अ ईयर। अब देखो, अब ये नहीं बताया हुआ कि ये जो इंडिविजुअल बिजनेस ने पे किया है या फिर एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो कि सैलरीड एम्प्लॉय है उसने पे किया है। ये वाला रेंट हमारा 6,55,000 है साल का, यानी कि महीने का 50,000 से ऊपर है। और ऐसे केसेस में आपका सेक्शन 194 IB अप्लाई हो जाता है, जिसके अंदर आपका जो 5% टीडीएस का रेट है वो यहाँ पे गवर्न हो जाता है। पेमेंट ऑफ रुपीज 20,000 ऑन विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस, तो इस पे तो सीधा सीधा 30% है। अगला आपका आ गया डिविडेंड दिया आपने चेक से 8,000 का, तो डिविडेंड के ऊपर तो 10% का रेट है। इसके बाद है पेमेंट ऑफ रुपीज 35,000 टू एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिपेयर बाय यूनिवर्सिटी। तो अभी इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर को अगर आपने दिया 194C के अंदर, अगर इंडिविजुअल को पेमेंट करते हैं तो टीडीएस का रेट 1% रहता है हमारा, तो ये 1% हो जाएगा और यही सबसे कम है। तो डी वाला आपका सबसे पहले आना चाहिए। पेमेंट ऑफ रुपीज 38,000 इज फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज बाय अ कॉल सेंटर। अब ये वाला पॉइंट अगर आपको नहीं भी पता, आपने नहीं भी पढ़ा हुआ, फिर भी ये वाले को छोड़ के आप बाकी को अरेंज करोगे तब भी आंसर बन जाएगा। फिलहाल इसका रेट वैसे 2% का है, तो ये हमारा 1% पहले आएगा। हमारे पास जो है डी पहले आया, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ई आया, फिर ए आया, फिर सी और फिर बी। तो हमारी जो ऑप्शन नंबर 2 की सीक्वेंस है यहाँ पे करेक्ट बन जाती है। तो आते हैं जी हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज क्लबिंग एंड असेसमेंट प्रोविजंस। तो हमारे पास जो असेसमेंट प्रोविजंस हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ असेसमेंट है, और जो क्लबिंग ऑफ इनकम रहता है, इस टॉपिक से क्या सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट से इस टॉपिक के सवालों को डिस्कस करते हैं। चलिए अगला सवाल है, which of the following losses are allowed to be carried forward and set off in the subsequent years। तो कौन से लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं आने वाले सालों में, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी लॉस, बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, कैपिटल लॉस, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो प्यारे दोस्तों, सवाल में बड़ी अजीब सी चीज पूछ रहा है कि कौन से लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हो। देखो, इन सभी लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ तो कर ही सकते हो, हालांकि कुछ कंडीशंस होती हैं कि कितने सालों के लिए कर सकते हो, किस हेड से कर सकते हो, ऐसी कंडीशंस होती है। बट कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ तो सभी को आप कर सकते हो। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी डी ई। तो अगला सवाल हमारे पास है, एएमटी प्रोविजंस आर एप्लीकेबल ऑन। एएमटी के बारे में आप जानते हैं, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एक हमारे पास होता है मैट और एक होता है एएमटी। जो हमारा मैट है वो कॉर्पोरेट एसेसीज यानी कि कंपनीज के लिए मेनली बनाया गया है कि कंपनीज अपना टैक्स बहुत ज्यादा कम ना पे करें, और इसीलिए बुक प्रॉफिट्स का कुछ परसेंटेज उन्हें टैक्स की फॉर्म में जमा करवाना पड़ता है। और इसी लाइंस पे हमने नॉन कॉर्पोरेट एसेसीज के लिए, मेनली हमारी फर्म्स एलएलपीज वगैरह के लिए, हमने एएमटी लेकर आए हैं। तो एएमटी कॉर्पोरेट्स पे तो नहीं लगेगा, तो 1 आपका आंसर नहीं होगा। आपके नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए ये आया है और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 दी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। स्टेटमेंट नंबर 2 दी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख आर सब्जेक्ट टू टैक्स एट द रेट ऑफ 10% विद इंडेक्सेशन एंड एट 20% विदाउट इंडेक्सेशन। देखो, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ना वो आपकी बिल्कुल सही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। बट सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उनके टैक्स रेट अलग अलग रहते हैं। अगर आपका इक्विटी से जुड़ा हुआ है तो 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अगर आपका प्रॉपर्टी का है तो किसी और तरीके से आप इंडेक्सेशन करते हैं, तो आपके अलग अलग रूल्स रहते हैं। तो ये जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, सही नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी सही है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा।
सवाल है जी यहाँ पर, when the income of a minor child is clubbed with the income of mother or father, how much deduction will be allowed to mother or father? क्लबिंग का केस है। किसकी क्लबिंग हो रही है? एक माइनर की, एक बच्चे की जो इनकम है उसकी क्लबिंग हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कब क्लबिंग होती है और कब नहीं होती है, पर सवाल इस पे नहीं है। सवाल उस पे है कि अगर क्लबिंग हो रही है तो मदर फादर को कितनी रिडक्शन मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। तो सेक्शन 10 के अंदर ऐसी एग्जम्पशन प्रोवाइड करी गई है प्यारे दोस्तों। सेक्शन 1032 के अंदर, इनकम टैक्स लॉ का सेक्शन 1032 है, उसमें एक्सप्रेसली बताया गया है कि जिस भी पेरेंट की इनकम में माइनर की इनकम जोड़ी जा रही है उसे 1500 पर एनम की एग्जम्पशन यहां पे मिल जाएगी। यानी कि मदर या फादर जिसमें भी इनकम जुड़ रही है उसे 1500 पर एनम की एग्जम्पशन मिल जाती है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहां पे सवाल है, अ बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड इन द प्रीवियस ईयर 2021-22, द बिजनेस लॉस। अब एक बिजनेस जो है हमने उसे बंद कर दिया, अब उसका जो लॉस है उसका आगे क्या होगा? तो ध्यान रखिए, अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया और उसमें कोई आपको लॉस था तो आप उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी और बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो हाँ बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, और जो आपको टाइम पीरियड गिवन है इनकम टैक्स लॉ में तभी तक कर सकते हैं। कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम अंडर एनी हेड। तो ऐसा नहीं है, आप केवल बिजनेस और प्रोफेशन वाली जो इनकम है उसी से इसे सेट ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फॉर इनडेफिनिट पीरियड वेदर बिजनेस इज कैरिड और डिसकंटिन्यूड। तो इनडेफिनिट पीरियड तो नहीं है, 8 साल के लिए बिजनेस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का इनडेफिनिट पीरियड होता है बट इसका नहीं होता। कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फॉर 6 इयर्स वेदर बिजनेस इज कैरिड और डिसकंटिन्यूड। तो 6 इयर्स नहीं होता आपका, 8 इयर्स तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये क्योंकि 8 इयर्स वाला प्रोविजन होता है ना कि इनडेफिनिट का, तो सी और डी वाले भी गलत हो जाते हैं। और करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे सवाल है, which of the following will be clubbed into the income of Mr. Q whose income from profession is rupees 85,000। तो मिस्टर क्यू की जो इनकम फॉर प्रोफेशन है वो 85,000 है। अब इसके अंदर और कौन कौन सी इनकम जो है उसे क्लब किया जाना चाहिए, उसे जोड़ना चाहिए, सवाल आपसे यहाँ पे ये चीज पूछ रहा है। इनकम फ्रॉम मिसेस क्यूज प्रोफेशन। अब मिसेस क्यू का जो प्रोफेशन है उसकी जो इनकम है यहाँ पर उसे क्या मिस्टर क्यू की इनकम में जोड़ दिया जाए। अब देखो यहाँ पे अगर मिसेस क्यू का जो प्रोफेशन है, जिस कंपनी वगैरह में वो जॉब कर रही है, उसमें मिस्टर क्यू का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उस केस में क्लबिंग हो सकती है, बट नॉर्मल केस में कोई क्लबिंग नहीं होगी। ऐसी मिसेस क्यू सैलरी एज अ क्लर्क, अब इसमें भी कोई ऐसी जानकारी नहीं दे रखी है कि कोई ऐसी कंपनी से है जिसमें मिस्टर क्यू का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वगैरह है, तो इसकी क्लबिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए नॉर्मल सिनेरियो के अंदर। इसके बाद माइनर सन्स अर्नड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स ऑफ मनी गिफ्टेड टू हिम बाय हिज अंकल। अब देखो जो आपके माइनर बच्चे हैं उनकी इनकम आप ही की इनकम में क्लब हो जाती है, अनलेस एंड अनटिल वो उनकी खुद की मेहनत की कमाई गई इनकम हो, खुद की कमाई हो। तो ये वाली तो उनकी गिफ्ट वाली कमाई है, उस पर इंटरेस्ट अर्न हुआ है, तो ये वाली तो डेफिनेटली क्लब होगी। माइनर डॉटर्स अर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स से अर्निंग है तो ये डॉटर की खुद की अर्न की हुई है, खुद की कमाई हुई है, ये क्लब नहीं होगी, ये उसी उसी के हैंड में टैक्सेबल होगी। माइनर सन्स विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। तो माइनर सन की जो विनिंग्स है लॉटरी से कितनी है जी, यहाँ पे 1,05,000 की, तो लॉटरी खुद की कमाई हुई नहीं है, ये लॉटरी वाली जो है इनकम ये भी क्लब कर दी जाएगी। तो सी और ई जो है यहाँ पे हमारे पास क्लब कर दिए जाएंगे मिस्टर क्यू की इनकम में, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे सवाल है, मिस्टर एक्स इज होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड विद अ वोटिंग पावर ऑफ 26%। तो मिस्टर एक्स का एबीसी लिमिटेड के अंदर आप कह सकते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। Mrs. X is working in ABC Limited at a salary of rupees 20,000 per month. The other income of Mr. X and Mrs. X are 6 lakh and 3 lakh respectively. The gross total income of Mr. X and Mrs. X are dash respectively for the assessment year 23-24। अब यहाँ पे देखो आपको मिस्टर एक्स और मिसिज एक्स दो जने हैं यहाँ पर। मिस्टर एक्स की यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है कि उसकी जो बाकी इनकम है वो 6 लाख है, और मिसिज एक्स की बाकी इनकम यहाँ पे 3 लाख है, और मिसिज एक्स को सैलरी मिल रही है एबीसी लिमिटेड से जिसमें मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उसकी वजह से मिसिज एक्स को सैलरी मिल रही है, तो ये सैलरी आपकी क्लब हो जानी चाहिए किसमें,
सैलरी आपकी क्लब हो जानी चाहिए मिस्टर एक्स की इनकम में। तो ये सैलरी की इनकम आपकी कितनी बनी जी? अगर आप हिसाब लगाएं, ये सैलरी की इनकम आपकी कितनी बनती है? ये बनती है 20,000 इंटू 12, 2,40,000। और सैलरी से आप जानते हैं 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दी जाती है। तो आफ्टर डिडक्शन ये 1,90,000 की जो सैलरी इनकम होगी, ये क्लब होनी चाहिए मिस्टर एक्स में, है ना? और इसीलिए हमारे पास मिस्टर एक्स के अंदर ये 1,90,000 और जुड़ जाएगा और टोटल इनकम 7,90,000 और 3 लाख की यहाँ पे बन जाएगी। देखो अब ये है इस सवाल के अंदर कि अब ये क्लियरली मेंशन्ड नहीं है कि मिसेस एक्स की अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से उसे इनकम मिल रही है या मिस्टर एक्स के इंटरेस्ट की वजह से मिल रही है। बस ये चीज लिख दी गई है कि मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की वजह से ही उसे मिल रही है। अदरवाइज ये पहली वाली लाइन की कोई अहमियत ही नहीं रह जाती। पहली वाली लाइन एग्जामिनर लिख रहा है तो इसकी अहमियत यही है कि वो बताना चाह रहे हैं कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की वजह से मिसेस एक्स को सैलरी मिल रही है और क्लबिंग होनी चाहिए। तो ये अजम्पशन के साथ हम इस सवाल को अप्रोच कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होना चाहिए दैट इज गोइंग टू बी 790 एंड 3 लाख। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला टॉपिक हमारे पास है जी कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का। कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है बट कई सवाल इस टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो आइए फटाफट से उन सवालों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो गाइस यहाँ पे अगला सवाल हमारे पास है, एनी प्लानिंग ऑफ टैक्स व्हिच एम्स एट रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी इन लीगली रिकॉग्नाइज्ड परमिसिबल वेज कैन बी टर्म्ड एज एन इंस्टांस ऑफ। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि आप टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं लीगली परमिसिबल वे में, तो आप उसे यहाँ पे किसका इंस्टांस बोल सकते हैं? देखो टैक्स इवेजन और टैक्स मैनेजमेंट तो नहीं है, टैक्स प्लानिंग और अवॉइडेंस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट द एप्रोप्रिएट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2 टैक्स अवॉइडेंस, क्योंकि ये सीधी सीधी टैक्स अवॉइडेंस की डेफिनेशन है। आपके नोट्स में सीधी सीधी ये टैक्स अवॉइडेंस की डेफिनेशन दे रखी थी जो कि उन्होंने उठाकर आपसे पूछ ली। तो अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी हुई है तो आपको ज्यादा दिक्कत इस सवाल में भी नहीं आनी चाहिए थी। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैचिंग करनी है यहाँ पे। पहला हमें दे रखे डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, तो ये तो बहुत ही आसान है। नेशनल डिफेंस फंड को डोनेशन दिया, 100% रिडक्शन आपको मिल जाती है, ठीक है? तो आप इसे मैच कर सकते हैं, बट फिर भी आपको लग सकता है कि ये कहीं मैनेजमेंट अवॉइडेंस वगैरह में तो नहीं आएगा, इसलिए आगे चल लेते हैं। आगे हेजिंग ऑफ टैक्स है, कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज है और परमानेंट अकाउंट नंबर है, और इधर सेक्शन 148 टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स अवॉइडेंस के बारे में बता रखा है। तो टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप टैक्स की हेजिंग कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बी तो मेरे को लग रहा है 3 से ही मैच हो सकता है और किसी से मैच नहीं होगा। लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करना, इट इज रेफर टू एज अपनी टैक्स की मैनेजमेंट करना। अब पैन के लिए बचा सेक्शन 140A, हालांकि ये डायरेक्टली पैन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो आपके असेसमेंट वाले सेक्शंस होते हैं, बट स्टिल उन्होंने मैच कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ए को 4 के साथ मैच करते हैं, बी को 3 के साथ और सी को 2 के साथ, और हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है जी ऑप्शन नंबर 2 का। दिस बिकम्स अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप अपने करेक्ट आंसर पे आसानी से पहुंच सकते थे। अगला सवाल है, दो स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं। स्टेटमेंट 1 है टैक्स प्लानिंग प्रमोट्स प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रेंथन्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। सेकंड स्टेटमेंट है टैक्स इवेशन इज एन एक्ट विद इन द परमिसिबल रेंज ऑफ द एक्ट टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो पहली स्टेटमेंट टैक्स प्लानिंग से जुड़ी हुई है। तो टैक्स प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बेसिकली आप एक प्रोफेशनल है जो कि प्लानिंग कर रहे हैं या किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, तो प्रोफेशनलिज्म प्रमोट होगा और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री की स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि अगर आप टैक्स प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप कुछ डिडक्शंस वगैरह क्लेम करेंगे। तो हो सकता है सेक्शन 80C के अंदर आप कुछ यहाँ पे डिडक्शंस क्लेम करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करें, तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन तो बेहतर होगी ही होगी। तो स्टेटमेंट 1 तो आपकी सही है, पर जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है टैक्स इवेशन की, तो ये कह रहे हैं कि विद इन द परमिसिबल रेंज ऑफ द एक्ट। तो टैक्स इवेशन परमिसिबल रेंज में नहीं होता है, टैक्स इवेशन इज अगेंस्ट द एक्ट, अगेंस्ट द लॉ। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, इसीलिए करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए यहाँ पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू टैक्स इवेशन। देखो अगर आपको बेसिक क्लियर है ना कि टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स इवेजन होता है टैक्स की चोरी करना, अगर आपको ये चीज मालूम है, द बेसिक इज क्लियर, तो इस सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। क्लेमिंग बोगस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आप बोगस खर्चे डाल रहे हैं ताकि आपकी इनकम कम हो जाए, आप टैक्स कम पे करें, यू आर इवेडिंग टैक्सेस। हाइडिंग कैपिटल नेचर ऑफ द प्रॉफिट्स, तो आप अपने प्रॉफिट्स को हाइड कर रहे हैं, तो हाइड करना भी सीधा सीधा इवेजन हो जाएगी।
शोइंग दी सेल ट्रांजेक्शन, आपकी जो सेल्स हुए हैं, जो रेवेन्यू है, उसे आप शो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, इसमें कोई इवेजन वाला एलिमेंट नहीं है। शोइंग एक्सेस ट्रांजेक्शंस, आप ज्यादा ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं, जैसे आप ज्यादा एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं, इतने एक्सपेंसेस आपके नहीं है, आप अपनी इनकम को कम करने के लिए ज्यादा एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं, इट ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ टैक्स इवेजन। तो डी जो है यहाँ पे, ये भी इसका पार्ट बन जाएगा। शोइंग रियल इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो रियल इनकम दिखा रहे हैं, तो भाई इवेजन कैसे कर रहे हैं, तो ए बी और डी के अंदर ही इवेशन का एलिमेंट आएगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बन जाएगा। एग्जामिनेशन में आई थिंक ए और बी तो आपको पता चल ही गए होंगे, डी साथ में आएगा या नहीं उसको लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी। और एग्जामिनेशन में अक्सर हम फंस जाते हैं, जहां पे हमें दो ऑप्शंस के बीच में चूज करना रहता है, दो में जाकर फंस जाते हैं, और उसमें अगर आपने सही गेस ले लिया तो आपका आंसर सही है, जेआरएफ आपका है। अगर आपने गलत ले लिया तो फिर माय डियर फ्रेंड्स आपको अगला अटेम्प्ट भी देना पड़ सकता है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि पहले बहुत सी प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि ऐसी सिचुएशंस में आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएं और सही आंसर मार्क कर पाएं। पहला सवाल है जी, अ मल्टीनेशनल कंपनी कैन यूज विच प्राइसेस टू क्रिएट प्रॉफिट्स इन लो टैक्स रिजीम्स एंड लॉस इन हाई टैक्स रिजीम्स। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो क्या टेक्निक इस्तेमाल करती हैं कि जहां पे उनको लगता है कि टैक्स कम है, जैसे एक कंट्री 1 है और एक आपकी कंट्री 2 है, उनको लगता है कंट्री 1 में तो टैक्स बहुत कम है, वहां पे प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगी, और कंट्री 2 में उनको लगता है टैक्स बहुत ज्यादा है, तो वहां पे अपने लॉसेस दिखाएंगी या प्रॉफिट कम से कम दिखाएंगी। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे ये ट्रांसफर प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मैं कहूं गलत इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए हमारे इनकम टैक्स लॉ में भी ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े हुए प्रोविजन डाले गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको जो दिए गए हैं, डिविजनल प्राइस, इंटर डिविजनल प्राइस, होल्डिंग कंपनी प्राइस या फिर ट्रांसफर प्राइस, तो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर 4, ट्रांसफर प्राइस। तो कोशिश कुछ ऐसी रहती है कि आप जैसे कंट्री 1 से कंट्री 2 में सामान अगर भेज रहे हो, तो आप उसकी जो कीमत है, कॉस्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा दिखाओ ताकि प्रॉफिट कम आए कंट्री 2 के अंदर, और यहाँ पे आपकी जो सेल प्राइस है वो ज्यादा होगी, कंट्री 1 में प्रॉफिट ज्यादा आएगा और आपको टैक्स कम देना पड़ जाएगा। तो इसी चीज को देखते हुए हमने ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन बनाए, और उसमें आर्म्स लेंथ प्राइसिंग का प्रिंसिपल डाला हुआ है कि आप जो है अपनी मनमर्जी से प्राइसिंग नहीं डिसाइड कर सकते ट्रांसफर के लिए, आपको आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल यहां पे फॉलो करना होता है। चलिए, तो यहां पे सवाल है, विच आर दी अप्रोप्रिएट टैक्स प्लानिंग पर्सपेक्टिव्स इन केस ऑफ शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो बिजनेस को शट डाउन कर दें या कंटिन्यू कर दे, और टैक्स प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोच रहे हैं तो क्या चीजें ध्यान में रखेंगे। बिजनेस लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट एंड गेन। तो अगर आपका कोई बिजनेस का लॉस है या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, आपने बिजनेस बंद भी कर दिया, तब भी आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी और बिजनेस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ वगैरह कर सकता है। तो ये चीज आपको अलाउड होती है, ये पता होना चाहिए, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। लॉस मेकिंग कंपनी एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में मर्ज टू अवेल द टैक्स बेनिफिट। तो अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये ऐसे इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर आप सोचे कि एक लॉस वाली कंपनी प्रॉफिट वाली कंपनी मर्ज कर ले, तो उसके लॉसेस को ये एडजस्ट कर लेगी। तो जो लॉसेस वगैरह चले आ रहे हैं उसके, तो उनको सेट ऑफ वगैरह करवाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं शेयर होल्डिंग को लेकर, तो वो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तभी बात बनती है, नॉर्मली बात नहीं बनती है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डाइसी है, इसे इंक्लूड करना। टैक्स बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 33 AB एंड 115 VT। तो ये आपका टी कॉफी रबर डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, और ये आपका टनेज टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है। ये कुछ स्पेशल है आपके लिए सेक्शंस, जिसमें आपको स्पेशल डिडक्शंस मिल जाती है। They may be withdrawn and liable to tax for the year in which the business is discontinued। तो ये आपको जो स्पेशल बेनिफिट्स मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे अगर आप बिजनेस को बंद कर देते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। कंडीशन ऑफ 80IB 80IC ऑफ द एक्ट डिडक्शन इज अलाउड टू सच अंडरटेकिंग। अब ये तो लाइन ही ना मेरे को इनकम्प्लीट सी लग रही है, अधूरी लग रही है, क्या कहना चाह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। 80IB 80IC के अंदर अगर डिडक्शन मिल रही है तो वैसे ही आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा होगा, तो क्या कहना चाह रहा है समझ नहीं आ रहा। A person has more than one business, the loss making business may not be discontinued। तो अगर एक ही पर्सन है, उसके दो बिजनेस हैं, लॉस है एक में और एक में प्रॉफिट है, वो इन दोनों को सेट ऑफ कर सकता है और अपना टैक्स कम कर सकता है। तो ये एक पर्सपेक्टिव को वो ध्यान में रख सकता है। तो ऑप्शंस में थोड़ी सी ना लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे जरूर लगी यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर अपने ऑप्शंस को नजर डालता हूं, तो ए तो मुझे लग रहा है पक्का से आ जाना चाहिए, और अगर ए आना चाहिए तो मेरे को यहाँ से 2 और 3 को हटाना पड़ेगा। तो ए और सी तो फिर आ ही रहे हैं, डी और ई में से मैं कोई चूज करता हूँ, कौन सा चूज करूँ। तो यहाँ पे डी वाला स्टेटमेंट ना थोड़ा सा अधूरा, थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, और ई वाला जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कुछ टैक्स प्लानिंग हो सकती है कि लॉस को प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लिया।
तो लॉस वाले बिजनेस को कुछ साल और चलाना चाहते हो तो चला भी सकते हो, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में उससे प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो ए, सी और ई एनटीए ने आंसर दिया और यही यहाँ पे अप्रोप्रिएट भी लग रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बनेगा। It is an art of dodging tax without actually breaking the law. This is related with. बताइए कितनी अच्छी लाइन लिख दी है यहाँ पर, और यहाँ पे कह रहे कि आपने टैक्स जो है उसको बचा लिए, आपने लॉ ब्रेक नहीं किया। तो ये क्या चीज है? कंफ्यूजन होगा प्लानिंग के अंदर या अवॉइडेंस के अंदर। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे प्लानिंग के अंदर तो आप जो टैक्स लॉ के अंदर जो बेनिफिट्स दिए हुए उनको अवेल करते हैं, अवॉइडेंस के अंदर आप टैक्स लॉ को इस तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं कि आपको टैक्स ना देना पड़े। और यहाँ पे आप ऐसे ही कर रहे हैं, डॉचिंग कर रहे हैं, आप लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे, आप फिर भी आप टैक्स को अवॉइड कर जा रहे हैं। सो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। इवेजन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, प्लानिंग में कंफ्यूजन हो सकता है, बट बेटर टर्म इज टैक्स अवॉइडेंस। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा, टैक्स अवॉइडेंस इसका आंसर बनेगा। चलिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का सवाल है, और ये सारी टर्म्स आपकी आ रही हैं मैनेजमेंट, अवॉइडेंस, इवेजन, प्लानिंग वाली। देखते हैं कि कैसे इनको मैच करेंगे। द पर्सन इज लायबल टू पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। तो अगर आप टैक्स इवेट करते हैं तो ये चीजें आप पे लागू हो सकती है, और इसीलिए एक को 3 से मैच कर सकते हैं जी। टैक्स इज रिड्यूस्ड बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लूप होल्स ऑफ द लॉ। तो लूप होल्स का एडवांटेज ले रहे हैं तो इट इज अ टैक्स अवॉइडेंस, तो आप इसे सेकंड से मैच कीजिए। मेन एम इज कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज। तो आप जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है आप उनको कंप्लाई कर रहे हैं। और हमारे पास अब 2 बचे हुए, टैक्स मैनेजमेंट बचा हुआ है और आपका बचा हुआ है जी टैक्स प्लानिंग। ठीक है जी, अब मैनेजमेंट और प्लानिंग में से आपको चूज करना है, तो कौन सा वाला चूज करेंगे? देखो टैक्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपकी टैक्स की कंप्लायंसेस हैं आप उनको टाइमली करते रह रहे हैं। जैसे आपको एडवांस टैक्स देना है तो आप दे देते हैं, रिटर्न फाइल करने हैं तो आप कर देते हैं। तो इलीगल फॉर्मेलिटीज की कंप्लायंसेस जनरली अ पार्ट ऑफ टैक्स मैनेजमेंट, तो इसे 1 से मैच करेंगे। और इसके बाद है टैक्स प्लानिंग। तो कहा गया टैक्स प्लानिंग जो है इट इज गोइंग टू बी अ गाइड इन डिसीजन मेकिंग, तो यही बचा है और इसी से मैच कर देंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो टैक्स प्लानिंग में कौन सी चीजें, कौन से फीचर्स आ जाते हैं? इट इज एन इनहेरेंट राइट ऑफ द टैक्स पेयर। क्या प्लानिंग करना टैक्स पेयर का इनहेरेंट राइट है, हक है, प्लानिंग कर सकता है? बट अभी स्टेटमेंट को अभी साइड में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एग्जम्पशंस, डिडक्शंस एटसेट्रा। तो ये तो पक्का से सही है कि टैक्स प्लानिंग के लिए आपको कुछ डिडक्शन एग्जम्पशन लेनी पड़ती है, ये वाली तो पक्का आएगी, बी वाली तो पक्का आंसर में आनी चाहिए। ट्रांजैक्शन टेक्स द फॉर्म ऑफ कलरेबल डिवाइसेस। तो कलरेबल डिवाइसेस का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कुछ टैक्स डिपार्टमेंट से छुपा रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप यहाँ पे अपना जो टैक्स है उसे अवॉइड या इवेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे कलरेबल डिवाइसेस प्लानिंग के अंदर नहीं आते, अवॉइडेंस या इवेजन में आ सकते हैं, यहाँ पे नहीं आएंगे, तो इसे तो पक्का से काट दो। इट इज लीगल एंड एक्सेप्टेड बाय जुडिशरी। तो टैक्स प्लानिंग बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई इलीगल वाली बात नहीं है, जुडिशरी सब एक्सेप्ट करते हैं इसे। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर। अब जो भी प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, डिडक्शन एग्जम्पशन है, उसे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करते हैं अपने रिटर्न वगैरह में कि हाँ ये डिडक्शन हम क्लेम कर रहे हैं। तो ये भी आ सकता है आंसर में। तो बी और डी तो पक्का पक्का आ रहे हैं, और बी और डी अगर पक्का आ रहे हैं तो यहाँ पे 4 वाला तो कट रहा है। अब बी और डी के साथ आपको एक चूज करना है, या तो आप ए चूज करेंगे या आप सी चूज करेंगे। सी तो नहीं आएगा, ये तो हमने देख लिया। तो ए चूज करें या ई चूज करें? तो ई वाला बेटर है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर, ये वाला बेटर है। और करेक्ट आंसर इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है। मैं मानता हूं कि इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुआ होगा शायद आपको एग्जामिनेशन हॉल में कि 1 चूज करूं या 2 चूज करूं। एग्जामिनर ऐसे ही कुछ सवाल अब बना रहे, काफी क्लोज ऑप्शंस अब आ रहे हैं, और ए वाला भी पूरे तरीके से गलत नहीं है यहाँ पर। ई वाला शायद ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बट ए वाला भी पूरे तरीके से गलत नहीं है। बट एनटीए ने आंसर ये चूज किया, तो वी हैव टू गो विद दिस आंसर। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तभी यू विल गेट द आइडिया कि एनटीए का दिमाग कैसे चलता है, और तभी आप अगले अटेम्प्ट में अपना बेस्ट शॉट दे पाएंगे। तो आते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ, विच इज इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो इसमें आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स और ट्रांसफर प्राइसिंग का ब्रॉडली जो टॉपिक है ना वो आ जाता है। देखते हैं कि इन टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या सवाल देखने को मिलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, arm's length price competition under section 92C of the income tax act does not include which one of the following। देखो जब हम बात करते हैं ना सेक्शन 92 वगैरह की, तो इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े हुए प्रोविजन है, और इसके अंदर बेसिकली बात होती है आपके आर्म्स लेंथ प्राइस की। और आर्म्स लेंथ प्राइस को कैसे कंप्यूट करना है, इसको लेकर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स भी अवेलेबल है।
CUP कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड अवेलेबल है, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड भी अवेलेबल है, रीसेल प्राइस मेथड भी अवेलेबल है, स्लंप सेल प्राइस मेथड ये कोई मेथड ऐसा अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Coming to the next question, which of the following conditions should be fulfilled by an SSE to avail deduction under section 91 of the Income Tax Act 1961? तो सेक्शन 91 हमारा तब एप्लीकेबल हो जाता है उस कंट्री के, अगर किसी कंट्री के साथ अगर हमारा कोई डबल टैक्सेशन का रिलीफ एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में हमें अगर रिलीफ क्लेम करना है तो दैट वी कैन डू अंडर सेक्शन 91। अगर आपका एग्रीमेंट है तो आप दूसरे सेक्शन में आसानी से कर सकते हैं, बट अगर नहीं है तो फिर सेक्शन 91 के अंदर हमारे पास प्रोविजन बना रखे हैं, यूनिलेटरल रिलीफ के प्रोविजन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। देखो यहाँ पे हमें जो कंडीशंस दी गई, असेसी इज अ टैक्स रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो ये बिल्कुल सही है। इनकम अक्रूज और अराइजेस टू हिम हर आउटसाइड इंडिया, तो आपको बाहर से इनकम हो रही है, ये बिल्कुल सही है। देयर इज एन एग्रीमेंट फॉर रिलीफ फॉर डबल टैक्सेशन बिटवीन द इंडियन एंड द अदर कंट्री वेयर द इनकम हैज अक्रूड और अराइजन, तो सीधी सीधी गलत हो जाती है। अगर हमारा एग्रीमेंट होता तो फिर यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा सवाल ही नहीं खड़ा होता कि हमें सेक्शन 91 यूनिलेटरल रिलीफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो एग्रीमेंट नहीं होता तभी सेक्शन 91 पिक्चर में आता है, तो आप इसे तो सीधा सीधा काट दीजिए। assessee has paid tax on his or foreign income in the foreign country, तो हाँ आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दिया, इंडिया में आप रिलीफ चाह रहे हैं। इंडिया डज नॉट हैव एनी एग्रीमेंट फॉर रिलीफ और डबल टैक्सेशन विद द कंट्री, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए बी डी और ई यहाँ पे इंक्लूड होंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है हमारे पास, व्हाट आर द कंडीशंस इन विच यूनिलेटरल रिलीफ इज ग्रांटेड इन केसेस वेयर सेक्शन 90 इज नॉट एप्लीकेबल इन इनकम टैक्स। तो प्यारे दोस्तों, हमारे इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन 90 है और एक सेक्शन 91 है। तो सेक्शन 90 बात करता है कि अगर आपकी इनकम दो कंट्री में टैक्स हुई है और अगर उसके साथ हमारा कोई समझौता, कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप कंसेशन ले सकते हैं, रिलीफ ले सकते हैं। बट अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर सेक्शन 91 के अंदर आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। तो आपके जो यूनिलेटरल रिलीफ के प्रोविजन है उनके ऊपर ये सवाल है, ये प्रोविजन सेक्शन 91 में डाले गए हैं और कौन सी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए रिलीफ लेने के लिए, वो ये सवाल आपसे पूछ रहा है। असेसी शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, तो जैसे एक जनाब हैं, इनकी कुछ इंडिया की इनकम है और लेट सपोज कोई भी कंट्री एक्स कंट्री वाई की इनकम है जिसका इंडिया के साथ में एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो अब इनकी दो कंट्री में इनकम है। अब कंट्री एक्स वाली जो इनकम है उस पे इन्होंने कंट्री एक्स में टैक्स पे कर दिया। अब इंडिया से वो रहम मांग रहे हैं कि अरे मैंने उस पे टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया, मुझे माफ कर दो, अब इस पे और टैक्स मैं नहीं देना चाहता। तो उसके लिए क्या कंडीशंस उनको पूरी करनी पड़ेंगी, तो ये जनाब की कंडीशंस क्या है वो आपको बतानी है। तो ये जनाब, असेसी शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, तो रेजिडेंट होंगे तभी तो इस इनकम पे टैक्स पड़ रहा होगा इनको, अगर रेजिडेंट नहीं होंगे तो बाहर वाली इनकम पे वैसे ही नहीं टैक्स देना होता, तो इंडिया वाली पे ही देना होता है। तो रेजिडेंट तो होंगे, ये वाला तो आप टिक कर सकते हैं। इनकम शुड हैव एक्रूड आउटसाइड इंडिया, तो बिल्कुल आउटसाइड इंडिया इनको इनकम अक्रू हुई है, कंट्री एक्स बाहर है वहां से इनकम अक्रू हुई है। असेसी शुड नॉट हैव पेड टैक्स इन सच फॉरेन कंट्री बाय डिडक्शन, तो भैया असेसी ने टैक्स वहां पे पे किया होगा तभी तो रिलीफ क्लेम करेगा, नॉट वर्ड यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इनकम शुड नॉट बी एक्रूड आउटसाइड इंडिया, तो अरे अभी तो कहा कि इनकम आउटसाइड इंडिया अक्रू होनी चाहिए, तो ये वाली तो स्टेटमेंट गलत हो गई। इनकम शुड बी टैक्स्ड बोथ इन इंडिया एंड फॉरेन कंट्री विद विच इंडिया हैज नो एग्रीमेंट फॉर रिलीफ, तो यही बात तो हम कर रहे हैं कि दोनों कंट्री में टैक्स पड़ रहा है, इंडिया का कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, इसीलिए तो ये रहम की भीख मांग रहा है, इसीलिए तो कह रहा है अरे मुझे रिलीफ दे दो। तो इस ई वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है, तो ए बी और ई यहाँ पे इंक्लूड होंगे आंसर में। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन, जहां पे हमने आपके साथ जो यूजीसी नेट कॉमर्स के प्रीवियस ईयर के सवाल हैं पिछले 3 सालों के, उनको आपके साथ डिस्कस किया। सेशन थोड़ा लंबा था, उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को सही से देखा, समझा, सॉल्व करने की कोशिश भी करी। आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसे डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। और हमारे कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारा जो एवरस्टडी क्लासेस का ऐप है या फिर जो वेबसाइट है उसे भी विजिट करना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।